सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट जो कराची है उनके बीच में जो तनाज़ात और फिर फेडरल गवर्नमेंट का जो प्रोजेक्ट अभी आप ये देखा होगा ग्रीन लाइन वाला प्रोजेक्ट जो है इस पर कन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो इसका मेन इसके पीछे कोई कन्फ्लिक्ट ऑफ पावर है या अथॉरिटीज़ है या क्या है इसका? ये बहुत अच्छा होता अगर ये कराची की तरक्की के लिए झगड़ा करें आपस में और कॉन्फ्लिक्ट करें। मैं तो बहुत खुश हूँगा इसके लिए कि कम्पीट करें एक दूसरे से कि जी हम कराची के लिए ज़्यादा काम करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे कंपटीशन हो रहा है कि कौन ज़्यादा निगलेक्ट कर रहा है कराची को। डेवलपमेंट की जहाँ बात है, कराची यूज्ड टू बी मॉडल ऑफ डेवलपमेंट फॉर द इंटायर कंट्री। यहीं से आप देखें कि जो इसका खासतौर पर आप इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो 50 से यहाँ शुरू हुई, 40 साल, हाँ बिल्कुल 40 साल पीछे थे उस लिहाज से कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बात है। लेकिन अब देखें तो हमसे बहुत अच्छे आगे नज़र आ रहे हैं। कराची सबसे पीछे होता जा रहा है। कराची में पूरा ही खुला हुआ है, हर जगह खड्डे हैं। जो जैसे किसी ने अभी हाल में ये अक्सर ये बातें होती है, कराची में तो खड्डों के दरमियान सड़क मिलती है कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत, तो इसको कहाँ ठीक करेंगे? अब कराची को ठीक नहीं रखेंगे तो ये जॉब्स नहीं क्रिएट होंगी, बेरोज़गारी और बढ़ रही है। आपको देख। हेलो फ्रेंड्स, अली अब्बास टॉक्स में खुश आमदीद। फ्रेंड्स, आज हमारे साथ हैं फॉर्मर ब्रोकरेट फेडरल सेक्रेटरी यूनिस दागा साहब। सर मेहरबानी फॉर द टाइम, थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन, अल्लाह का शुक्र। सर, एज थ्रू आउट द वीक्स वी हैव बीन डिस्कसिंग अबाउट द गवर्नेंस, लोकल गवर्नमेंट इश्यूज एंड स्पेशली द नेशनल फाइनेंशियल कमीशन डिस्ट्रीब्यूशन इश्यूज एंड ऑफ कोर्स इनकमिंग नॉट नाउ। तो आज फ्रेंड्स हम इसी हवाले से सर से बात करेंगे। तो शुरू करते हैं सर कराची के हालात से। अभी भी हम आ रहे हैं तो गाड़ी का मतलब आपको बताऊं मैं बहुत मतलब वो लगी, तो इस तरह से हम देख रहे हैं कोई रोड सर नहीं बचा हुआ, कोई रोड। मतलब मैं देखता हूँ कि यह कोई इनको मतलब कोई ऐसा सेटअप है कि साइमल्टेनियसली या ऑन द मीन टाइम सारे प्रोजेक्ट शुरू किए हुए हैं। शहर मेन कराची का जो वो है वीन है, जो कराची यूनिवर्सिटी रोड है वो खुला हुआ है। क्या है सर, ये किस तरह से बुरा हाल क्यों हुआ है कराची का? कुछ तो देखे अली, जब डेवलपमेंट होती है तो उसके साथ थोड़ी सी तकलीफ उठानी पड़ती है। कहीं पे भी आप रोड वगैरह बनाएंगे, कोई नया रोड, कोई नया, जैसे BRT की आप बात कर रहे हैं, BRT की, हाँ बिल्कुल जी, रेड लाइन की आप बात कर रहे हैं, इस तरह तो उसमें तो उठानी पड़ती। लेकिन अगर ये लामुतनाही चलता रहे कि इसका कोई एंड ही ना हो, कि अगर आपका प्रोजेक्ट जो 2 साल में होना है या 2.5 साल में होना है वो पिछले 8 साल से चल रहा हो और आइंदा भी उसकी कोई कंप्लीशन की कोई डेट ना हो, तो उसको देख के फिर बंदे परेशान होते हैं। दूसरी जो बात आपने की ना कि प्रोजेक्ट तो शायद एक यूनिवर्सिटी रोड पे एक ही है, या उधर दूसरा एक कोरंगी में होना है, येलो लाइन। और सर ये जौहर का जो बीच वाला रोड है वो भी खुला हुआ है सर। तो वही मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि ये सिर्फ प्रोजेक्ट्स की वजह से नहीं है, नॉन मेंटेनेंस की वजह से भी ख़राब है सड़कें। कि आप कराची किसी भी सड़क पे चले जाएँ, वहाँ पे मेंटेनेंस नहीं है। बल्कि एक ज़माना होता था कि DHA में अच्छी मेंटेनेंस होती थी, अब DHA वालों ने DHA का भी सर हाल आप DHA जो है ना जी, सब लोगों ने छोड़ दिया कि अब कराची को उसके हाल पे छोड़ दें। इसकी कोई ना डेवलपमेंट करने की ज़रूरत है ना मेंटेनेंस करने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ के लोग जो हैं बेचारे अपने सुबह काम से जाते हैं, शाम को आते हैं, बेचारे खड्डे वड्डे खा के आ जाते हैं और उनके लिए ना कोई पॉलिटिकली कोई बोलने वाला है, ना कोई मीडिया में कोई इतनी कोई ख़ास इसके ऊपर बात होती है। अब अल्लाह खुदा का शुक्र है कुछ अरसे से लोग अब ये बात बार बार करने लगे। ख़ास तौर पे जब हमने आर्टिकल लिखा तो फिर लोगों को पता चला कि ये असल इशूज़ क्या हैं। सर आप पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट भी चला रहे हैं और हम असल में पता है इस चीज़ को लेके मैं तो स्पेशली कंसर्न हूँ कि क्या मतलब पॉलिसी जो पीछे बनती है शहर के डेवलपमेंट के हवाले से, उसमें मैंने जहाँ तक सुना है कि द कन्फ्लिक्ट ऑफ पावर या कन्फ्लिक्ट ऑफ अथॉरिटीज़ जो हैं, कराची में 17 कंटोनमेंट बोर्ड्स हैं, उनको लेके म्यूनसिपल जो कमेटीज़ हैं, फिर सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट जो कराची है, उनके बीच में जो तनाज़ात और फिर फेडरल गवर्नमेंट का जो प्रोजेक्ट अभी आप ये देखा होगा ग्रीन लाइन वाला प्रोजेक्ट जो है इस पर कन्फ्लिक्ट चल रहा है। तो इसका मेन इसके पीछे कोई कन्फ्लिक्ट ऑफ पावर है या अथॉरिटीज़ है या क्या है इसमें? ये बहुत अच्छा होता अगर ये कराची की तरक्की के लिए झगड़ा करें आपस में और कॉन्फ्लिक्ट करें। मैं तो बहुत खुश हूँगा इसके लिए कि कम्पीट करें एक दूसरे से कि जी हम कराची के लिए ज़्यादा काम करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे कंपटीशन हो रहा है कि कौन ज़्यादा निगलेक्ट कर रहा है कराची को। अब आप यही देख लें कि ये सारे कंटोनमेंट्स शुरू से हैं कराची के साथ 1947 से, लेकिन कराची 80s 90s तक भी पाकिस्तान के बेहतरीन शहरों में शुमार होता था। इसकी अपकीप, इसकी प्लानिंग, इसकी डेवलपमेंट, इसकी मेंटेनेंस और यहाँ का ट्रैफिक कंट्रोल, ये सारी चीज़ें मिसाल दी जाती थी। 80s तक तो हम 90s तक हम इसको अर्ली 90s तक, 90s लेट 90s के बाद से इसके हालात बड़ा ख़राब हो गए
लॉ एंड ऑर्डर की वजह से और जिस तरह की पॉलिटिक्स यहाँ चली एथनिक, इस वजह से वो एक हालात कराची ख़राब हुए। लेकिन डेवलपमेंट की जहाँ बात है, कराची यूज्ड टू बी अ मॉडल ऑफ डेवलपमेंट फॉर द इंटायर कंट्री। यहीं से आप देखें कि जो इसका ख़ास तौर पे आप इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो 50 से यहाँ शुरू हुई, सुंदर जो पंजाब ने शुरू किया इसका इंडस्ट्रियल इस्टेट, वो शुरू किया उन्होंने जाके 90s में, और कराची में 50s में था। तो मैं 40 साल, हाँ बिल्कुल 40 साल पीछे थे उस लिहाज से कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बात कर रहा हूँ। लेकिन अब देखें तो हमसे बहुत अच्छे आगे नज़र आ रहे हैं कराची से, और कराची सबसे अब पीछे होता जा रहा है। तो इसमें यही हमें सिर्फ ये देखना कि जी कराची एक मॉडल है पूरे सिंध के लिए। कराची की जो हम मिसाल देते हैं वो इस वजह से देते हैं कि बड़ा शहर है, ये कमाऊ शहर है पूरे पाकिस्तान के लिए, सिंध के लिए भी। लेकिन सिंध के बाकी अगर आप शहरों में जाएं तो वहाँ पे सूरत हाल को अच्छी नहीं है कि हम ये कहें कि जी कोई भी कॉन्फ्लिक्ट कराची में है। आप जैसे कह रहे हैं कि फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स का या कैंटोनमेंट्स का, तो चले ये कॉन्फ्लिक्ट शायद शिकारपुर में ना हो, शायद ये जैकोबाद में ना हो, ये लाड़काना में ना हो, ये टंडो आदम में ना हो, तो वहाँ भी तो यही सूरत हाल है। आप भी तो मुझसे ज़्यादा ट्रैवल करते हैं इंटीरियर के शहरों में। तो प्रॉब्लम सारा ये एक है प्रॉपर एक निगलेक्ट का है कि जिसको हम कहें कि एक नेग्लिजेंस का प्रॉब्लम। हाँ, कि पूरा अपने एक सूबे के जो बल्दियाती इदारे हैं उनको किसी काम का नहीं छोड़ा कि वो उनकी जो जिम्मेदारी है कि शहरों को मेंटेन भी करें और सफाई भी रखें अच्छी। सर आप नेग्लिजेंस की बात करें, बिलावल साहब कह रहे हैं कि हमारा जो मुकाबला है वो पंजाब से नहीं है, हमारा मुकाबला इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जो सिटीज़ हैं, अर्बन डेवलपमेंट्स है, तो वो तो मतलब जो जितनी भी डेवलपमेंट साइट्स हैं या डेवलपमेंट उनकी जो चल रही, वो कह रहे हैं हम वी आर कंपेयरिंग विद द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। अब मैं सियासी बयान है, इस पर मैं ज़्यादा कमेंट नहीं करूँगा, लेकिन अगर हम पिछले 17 साल से देखें तो हम फ़िलहाल कोई भी एक शहर, एक कस्बा, एक टाउन भी ऐसा नहीं दिखा सकते सिंध पूरे में जिसको हम कहेंगे जी ये देखें ये एक मॉडल है जिसको हम कम्पीट कर रहे हैं किसी भी जगह से। अगर पंजाब से नहीं कर रहे हैं तो किसी इंटरनेशनली कहीं पे कर रहे हैं, तो ऐसा हम कह नहीं सकते। तो मेरा ख्याल है कि हम हक़ाइक़ की अगर बात करें तो मैं सिर्फ आपसे हक़ाइक़ की बात करूँगा। तो हक़ाइक़ को देखें तो हम सारी चीज़ों में नीचे जा रहे हैं। आप न सिर्फ ये कि लिवेबिलिटी कराची की ख़राब हुई है, बल्कि मैं तमाम शहरों का देखता हूँ सिंध के कि वहाँ पे जो सफाई सुथरा एक ज़माने में हमें ख़ास तौर पे ये जो पीरियड था हमारे जब डेवल्यूशन हुआ था और मकामी इदारों को डेवल्यूशन पावर जो हुआ था मुशर्रफ के दौर में, और जिसमें बहुत सारे इख्तियारात लोकल गवर्नमेंट्स को दिए गए थे, तो मैं जाता था इंटीरियर के बहुत सारे ज़िलों में, तो वहाँ पे सब जगह पे बहुत अच्छा काम हुआ था। जो नाज़मीन थे ज़िले के बहुत काम कर रहे थे क्योंकि उनके पास इख्तियारात भी थे, वसाइल भी थे। सिंध के तकरीबन आप समझेंगे 50% वसाइल लोकल गवर्नमेंट्स को जाते थे, 48% टू बी एक्यूरेट। वो अब तकरीबन 5% रह गया। नहीं तो सर आपका मतलब ये है कि बैड गवर्नेंस का जो सेटअप है तो उसमें ज़्यादातर जो पावर डिवोल्यूशन है वो रियल नहीं है, मतलब रियल सेंस में द पावर आर नॉट इज़ नॉट डिवॉल्व। डिवोल्यूशन है ही नहीं, डिवोल्यूशन जो थी वो वापस हो गई। डिवोल्यूशन जो 2008-9 तक थी उसी में जो आपने फिर आप भी इसी सूबे में घूमते रहते हैं, हम भी घूमते रहते हैं कि जी जो शहर थे जिस तरह वो उनकी मेंटेनेंस का एक पीरियड शुरू हुआ था जब हम नवाबशाह भी जाते थे, हम लाड़काना जाते थे, हम शिकारपुर जाते थे, घोटकी, मटियारी वगैरह, तो इन सब ज़िले हेडक्वार्टर्स में एक अच्छी आपको पोजीशन नज़र आती थी सड़कों की, पार्क्स की, लाइट्स की। वो अब सिचुएशन दिन ब दिन, क्योंकि उनके पास अब फंड्स ही नहीं है उसको मेंटेन करने के लिए। अब वो जो अगर किसी को अगर आप 50% फंड्स दे रहे थे उसकी जगह पे 5% फंड्स देंगे तो कहाँ से मेंटेन कर पाएगा, तो मुश्किल से अपने तनख्वाह वगैरह देते हैं। यहाँ पे एक वही सवाल है कि अगर हम चलें बात करते हैं पावर की, तो पावर में अगर कोई नाज़िम बैठा हुआ है वो भी तो एक ही उसी पार्टी का होगा, क्योंकि अगर ये जो सूबा चल रहा है एक पार्टी मिशन के तौर पर या मैनिफेस्टेशन के तौर पर चल रहा है, तो वो जो डिस्ट्रिक्ट नाज़िम है वहाँ पर भी जो है वही नाज़िम बैठा होगा। अगर वो उसको काम करना होता तो अगर सिंध गवर्नमेंट जो है ना अगर एक विल के साथ आती तो अभी भी क्यों नहीं कर सकती? नहीं, बहुत अच्छा होगा अगर इस तरह हो ना कि जिस तरह आप कह रहे हैं कि आप ये डिस्ट्रिक्ट्स में नाज़िम होंगे, तहसील में नाज़िम होंगे, तो वो तालका में और नाज़िम होंगे, या टाउन कमेटीज़ में होंगे, या म्यूनसिपल कमेटीज़ में होंगे नाज़मीन, तो एक एक ज़िले में आप समझे 8-10 नाज़मीन होंगे। पूरे अगर सिंध की आप बात करें तो 300-400 नाज़मीन काम कर रहे होंगे जो बड़े लेवल पे। एक तो यूनियन काउंसिल के नाज़मीन तो हज़ारों में होते हैं, लेकिन मैं जो आपको टाउन कमेटीज़ है उस लेवल पे बात कर रहा हूँ तो 300-400 होंगे। तो इस वक्त जो कैबिनेट है 50-60 लोगों की, उसकी बजाय ये आ जाएगा 300-400, बेशक किसी भी पार्टी के हों वो लोग, लेकिन लोकल वही लीडरशिप होगी पॉलिटिकल जो उसको देख रही होगी, तो उसकी जो अकाउंटेबिलिटी लोकल लोगों की भी बेहतर होती है।
और उसको नज़र भी ज़्यादा बेहतर आता है, वो उसकी उनकी मॉनिटरिंग भी बेहतर होती है, बजाय इसके कि हम समझें कि इधर कराची में बैठ के कोई कश्मीर को देख लेगा बहुत अच्छी तरीके से उसकी तालीम को, या शिकारपुर की सड़कों की मेंटेनेंस जो है वो हम कराची में बैठ के करेंगे। तो ये इससे बेहतर यही है कि आप लोकल गवर्नमेंट्स को करें, और हमने इसका रिज़ल्ट देखा है, ये कोई नई चीज़ नहीं है। हमने इसका रिज़ल्ट देखा है 2001 से 2008 तक, ये तमाम हमारे जो तालुके ज़िले थे इन सब में बहुत अच्छा काम। नहीं, वो तो एक दौर था जिसमें लोकल गवर्नमेंट 2001 का शायद जो आया था एक्ट, शायद उसके बाद वो पावर डिवोल्यूशन हुई थी, वो वापस फिर ली गई, लेकिन ये एक अलग इशू है। लेकिन कराची को अगर दोबारा हम टारगेट करें सर, अभी अगर पावर डिवोल्यूशन की बात है तो मेजर तो है ही पीपल्स पार्टी का, तो फिर भी काम क्यों नहीं हो रहा कराची में? अब यही देखें ना, यही बड़ी जिसको कहना चाहिए हमारे लिए एक बड़ी डिसपॉइंटिंग बात है कि हमें ये ख्याल था कि ये मेयर साहब इसी पार्टी से होंगे, और इस इलेक्शन के दौरान भी हमने बहुत सुने थे ये दावे कि जी कराची के ऊपर अब हमारा बहुत अच्छा फोकस होगा। तो हमें ये उम्मीद थी, हमने 2001 में, आपको याद होगा कि हमने इसी इदारे की तरफ से, पॉलिसी एडवाइजरी बोर्ड की तरफ से हमने एक पूरा इसके ऊपर रिपोर्ट लिखी थी कि जी डिवोल्यूशन होनी चाहिए, कराची के अंदर प्रॉब्लम्स हो रही हैं, कराची इंजन ऑफ ग्रोथ है, कराची ग्रो नहीं करेगा तो सिंध ग्रो नहीं करेगा, पाकिस्तान ग्रो नहीं करेगा। और इसी तरह तमाम शहरों का हमने लिखा था कि हर जो छोटा बड़ा शहर होता है वो छोटा इंजन या बड़ा इंजन ग्रोथ का होता है। देखिए ना, इस वक्त अगर कराची में अगर आप देखें तो मैं अपना एक तजर्बा आपको बता सकता हूँ कि पहले जो इंटीरियर सिंध के लोग यहाँ पे मुलाजमत के लिए बहुत कम आते थे, लेकिन जैसे जैसे आप देखें ना आबादी बढ़ी है इंटीरियर की, तो इंटीरियर का जो एग्रीकल्चर के ऊपर इन्हिसार है, तो एग्रीकल्चर के लिए जो फैमिली के लिए पास जो लैंड होती है वो एक लिमिटेड होती है। उसमें 2-3 लोग, अगर जो 20 साल 25 साल पहले 2 लोग काम करते हैं तो आज भी 2 ही लोग काम करेंगे। तो जितनी अब आबादी एक फैमिली की बढ़ी है तो वो सारे कराची, हैदराबाद, शिकारपुर, सक्खर इधर अपने लिए जॉब्स ढूंढते हैं शहरों में। तो ये जो हम सारा देख रहे हैं कि इस वक्त अब कराची में आप देखें कंस्ट्रक्शन साइट्स पे दें, वो उधर उर्दू सिंधी स्पीकिंग लोग होते हैं। आप किसी शादी पे जाएं तो आपको जो केटरिंग के लिए आते हैं वो मोस्टली सिंधी होते हैं। नहीं, बहुत तो ये लोग हुआ है, ये खास करके जो फ्लडिंग हुई है ना, फ्लड्स 2010 के बाद, तो बहुत वैसे भी देखें ना, जॉब क्रिएशन आपके एग्रीकल्चर में बहुत लिमिटेड होती है। आप ज़मीन बढ़ती नहीं है, ज़मीन तो वही है, तो उसमें भी कितने लोग मजीद फैमिली के जैसे आबादी तो बढ़ती है नेचुरली, जितना ग्रोथ फ्लो तो बढ़ा है। लेकिन सर हम दोबारा घूम के ही आते हैं, तो अगर हम कराची को ठीक नहीं रखेंगे तो ये जॉब्स नहीं क्रिएट होंगी, बेरोज़गारी और बढ़ रही है। आपको देखें, आप बेरोज़गारी जितने फिगर्स हैं, अब इस वक्त ये फिगर्स आ गए हैं बेरोज़गारी के कि जो आपकी 15 से 25 साल की एज के जो ग्रुप है वो 37% उसमें बेरोज़गारी है, मतलब फारिग बैठे हुए, आइडल जिसको पॉपुलेशन के, जो 15 से 25 वाले ना तालीम हासिल कर रहे हैं, ना कोई टेक्निकल ट्रेनिंग उनको मिल रही है, ना जॉब है उनके पास। ये टाइम बॉम्ब है, टिकिंग टाइम बॉम्ब है कि इसको आप अगर इसी तरह छोड़ देंगे, उसको हम ट्रेन नहीं करेंगे, उसके लिए जॉब्स नहीं होंगी, इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं होगी, जॉब्स क्रिएशन नहीं होगी, इनको अगर हम ट्रेन करके कहीं बाहर नहीं भेजेंगे तो ये शहरों में क्या करेंगे? अब सिंध में क्या करेंगे? देख रहे हैं क्राइम रेट कितना बढ़ रहा है सर, सारे पूरे सिंध में बढ़ गया। तो हमें ये देखना होगा कि ये इन चीज़ों का सारा ताल्लुक हमारी इकॉनमी से है। ये सिर्फ किसी सड़कों पे खड्डों की बात नहीं है, ये इकॉनमी की बात है। तो सर असल में इकोनॉमी की बात है, तो अब मैं थोड़ा आपसे, क्योंकि आपने ब्रोकरेसी में सर्व भी किया है, मुझे पॉलिसी बनाने से लेके इम्प्लीमेंटेशन तक जो फैक्ट्स एंड फिगर्स एंड थ्योरेटिकल जो डेटा होते हैं उसमें मतलब किस तरह से मुश्किलातें आती हैं? क्यों कि ये प्रोजेक्ट जो BRT की बात कर रहे हैं, इसमें सुना है कि जो एस्टिमेट उन्होंने दिया था, मतलब जितना भी दिया था 2 बिलियन 3 बिलियन वाट एवर द फिगर इज़, हाँ, तो उसको अभी ये अगर 200 था तो ये मतलब 2 था तो 200 हो गया अभी इतनी डिले की वजह से। तो अब इसको किस तरह से मतलब कवर करना है? और वो जो इम्प्लीमेंटेशन वाली बात है एज ए ब्रोकरेट, आप किस तरह से वाज इट कुछ, क्योंकि अभी ये आवाज़ें आ रही है कि इट वाज टोटली एन आइडियल और थ्योरेटिकल प्रोजेक्ट जिसको इम्प्लीमेंट करने तक किसी भी हकीकी चीज़ को देखा ही नहीं गया। देखें, ये मैं इस बात से एग्री नहीं करूँगा। BRT कोई ऐसा साइंटिफिक प्रोजेक्ट नहीं है कि जिसके लिए आपको कोई बहुत बड़े साइंसदानों की ज़रूरत हो ना। ये तो लाहौर में कब का हो चुका है, पेशावर में कब का हो चुका है, इस्लामाबाद पिंडी का बन चुका है, हमारे यहाँ ग्रीन लाइन भी किसी ना किसी हद तक एक अधूरी पौनी बन गई थी। तो रेड और येलो लाइन में कोई आप नया कोई तजर्बा करने नहीं जा रहे थे। उसमें आपको पता होता है कि ये लाइनें किस तरह बनती हैं, किस तरह आप सर्विसेज को हटाते हैं, फिर सर्विसेज को जोड़ते हैं, पाइपलाइंस, केबल्स वगैरह जो हटानी पड़ती हैं सड़क की, वो फिर उसको दोबारा जोड़ा जाता है। तो उसमें ही फिर रेड लाइन में ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये रहा कि उन्होंने उसके अंदर फॉल्ट था उनकी
PC1 में, जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं। हाँ, बजट की तरफ। जी, तो उन्होंने PC1 बनाते हुए जो उसकी जो बजट प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट्स में, उसमें उन्होंने रीलोकेशन ऑफ पाइप्स एंड केबल्स वो नहीं रखा। रीलोकेशन, तो हाँ। वो हमारे जो कंसल्टेंट था उसका भी बहुत बड़ा फ्लॉ था कि इस कंसल्टेंट को ब्लैकलिस्ट कर देना चाहिए जिसने वो बनाई है। मुझे नहीं पता कौन है वो, लेकिन ये बहुत बड़ा, जिसकी वजह से अब पूरे प्रोजेक्ट को रिवाइज करना पड़ रहा है। और उस डिले इतना हुआ इसको रिवाइज करते करते, इन चीज़ों को ठीक करना, हालांकि 5-6 महीने में ठीक कर लेते जब सामने आया था, तो जाते फेडरल गवर्नमेंट के पास बैठ के उसको ठीक करा देते, लेकिन 3 साल से ये मामला ऐसे अटका हुआ है। और जो है ये कंसल्टेंट्स, वो जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, उनको बहाना मिल गया कि जी इसके अंदर ये फ्लॉ है, हालांकि उनको भी बड़े बड़े एडवांसेस ऑलरेडी मिल चुके हैं, कम से कम उतना तो काम करें जितना एडवांस मिला है, ये फ्लॉ दूर हो। लेकिन उन्होंने भी एक बहाना उसका बना लिया, और अब ये डिलेज की वजह से आपको पता है फिर एस्केलेशन होती है। हाँ, एस्केलेशन, तो एस्केलेशन में फिर वो सबको फ़ायदा होता है, फिर एडिशंस होती जाती हैं। अब तो सुना है कि मतलब 200% से भी ये ज़्यादा जा चुका है। बिल्कुल एग्जैक्ट फिगर मेरे पास नहीं है, लेकिन काफ़ी इजाफ देखें ना, पिछले 6-7 साल से एक चीज़ नहीं हुई है, तो इतना तो हो ही गया होगा, कम से कम 100% से तो ऊपर गया होगा। और कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप आगे, क्योंकि देखें अभी तक तो कोई हमें डेडलाइन नहीं मिली है कि जी, नॉर्मली क्या होता है कि जो पॉलिटिकल लीडरशिप होती है वो डेडलाइन दे देते हैं कि मैं फ़लाँ डेट को आऊँगा, इसका इफ्तिताह करूँगा। अगर चीफ मिनिस्टर साहब या कोई भी इनकी पार्टी के बड़े लोग कहें कि जी मुझे इस डेडलाइन का फ़लाँ डेट को इफ्तिताह करना है, तो फिर सब लोग उस लाइन डेट्स के ऊपर। तो अभी तक मैंने नहीं सुना कि जी किसी ने कोई ऐसी डेडलाइन दी हो कि मैं इससे ज़्यादा बर्दाश्त नहीं करूँगा डिले को। अच्छा, हाँ, इस तरह से इसी तरह ही होता है काम। क्योंकि अंदर से ये खबरें यही आ रही हैं कि क्योंकि जो पार्टी प्रेशर है वो भी बढ़ रहा है। रीज़न ये है कि लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस आनी है कराची की, नेक्स्ट ईयर जो है ना लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस आनी है, और इस वजह से क्योंकि अभी ये पॉलिटिकल प्रेशर बढ़ेगा कि अगर ये कंप्लीट नहीं हुआ तो ये पॉलिटिकली एक बड़ा फेल्योर कंसिडर किया जाएगा। इस तरह से जो है इस वक्त तो आप देखें ना कि कहाँ क्या करेंगे। कराची तो पूरा ही खुला हुआ है, हर जगह खड्डे हैं। जो जैसे किसी ने अभी हाल में ये अक्सर ये बातें होती है कि कराची में तो खड्डों के दरमियान सड़क मिलती है कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत, तो इसको कहाँ ठीक करेंगे। अब 1-8 साल में अगर कर लें तो बहुत अच्छी बात नहीं है। अच्छा, दूसरा तो एक तो वो वाली सारे प्रोजेक्ट एक साथ खोलने वाला किस तरह से मोइन सर, आप वही मैं बता रहा हूँ, जो गुलिस्तान जौहर का रोड है ना सर, जो आपका वहाँ से निकल रहा है यूनिवर्सिटी रोड से, वो सारा जो है, हाँ, वो वहाँ तक चौरंगी जो है खुली हुई है। अब ये शायद ये लियारी जो है, लियारी भी कुछ हद तक अभी तो कंप्लीट हो रहा है अभी जो है ना कुछ। और दूसरा जो रिहेबिलिटेशन प्रोसेस उन्होंने अर्बन फ्लडिंग के बाद करना था, कोई भी रोड इस तरह का अभी तक ठीक नहीं है किस तरह से भी। काम शुरू करेंगे तो कहीं ख़त्म होगा, लेकिन मुझे तो ज़्यादा काम, जिस तरह का बजट है कराची के पास, उसमें तो ये सारे काम होने मुमकिन नहीं है। कराची का बजट पहले ठीक करना होगा, उसके माली मसाइल ठीक हों, वरना आप कराची को अगर ये 20-25 अरब से काम करने की कोशिश करेंगे, ये कराची को कम से कम, आपको मैंने जैसे बताया कि इसका हक बनता है 700-800 बिलियन इसका साल का मिलना चाहिए। अगर आप उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर सेस को ले लें, उसका जो ऑक्ट्राई का जो उसको मिलता था हमेशा वो दे दें, और एनुअल डेवलपमेंट प्लान से 37% कराची को मिले तो 700-800 बिलियन बनता है। तो कम से कम कराची को इतना आप दें हर साल, फिर उसके बाद आप इलेक्शन वगैरह में कह सकते हैं कि जी हमने अब कराची का मुकाबला हम ये तो फिर इसका मतलब है ये तो सारा कसूर फेडरल गवर्नमेंट का है। फिर फेडरल गवर्नमेंट के पास ये पैसे वो पैसे नहीं दे रही थी कराची को, किसने? ये सारे मैं आपको गिनवा रहा हूँ प्रोविंशियल गवर्नमेंट के रिसोर्सेज। अच्छा, सारे प्रोविंशियल गवर्नमेंट के बजट में है ये फाइनेंशियल कमीशन, पीएफसी, ये जो आपका जो बजट है ना, जिसमें 3,500 अरब रुपए का बजट इस साल का है हुकूमत सिंध का, इसमें 1,018 अरब रुपए का है एनुअल डेवलपमेंट प्लान। उस एनुअल डेवलपमेंट प्लान 1,018 में अगर कराची को उसका हक मिले तो 377 अरब रुपए सिर्फ इसके होते हैं। इसके अलावा जो ऑक्ट्राई वगैरह में जो पैसे शिफ्ट आते हैं सिंध गवर्नमेंट के पास, जो कि उन्होंने डिवाइड करना था पहले 7वीं तरमीम से, 7वीं जो हाँ OZT, ये 7वीं NFC से पहले डायरेक्ट मिलते थे, और उसके बाद उन्होंने सूबों को कहा कि आप देंगे, सूबों को उन्होंने उसका शेयर देना शुरू कर दिया कि जी आप बांट दें। सूबों ने बांटना बंद कर दिया, तो वो अगर देना शुरू कर दें, जो कि हक बनता है कराची का, क्योंकि कराची से ही ज़िला टैक्स और ये ऑक्ट्राई टैक्स ये शहरों से ही लिए गए थे। और तीसरा इंफ्रास्ट्रक्चर से, ये भी सिंध गवर्नमेंट के ख़जाने में आता है, पोर्ट से जो जमा होता है। तो हम तो उसी की बात करें। हम फेडरल गवर्नमेंट से बात हम मांगने पे यकीन ही नहीं रखते। हम कहते हैं कि जी आप ना मांगें, आपके पास रिसोर्सेज बहुत हैं, फेडरल गवर्नमेंट के पीछे ना आ जाए। फेडरल गवर्नमेंट वैसे ही कल्लाश है, आपको पता है, हर वक्त IMF के पास खड़ी हुई है, बैंकों से कर्जा ले रहे हैं हर महीने, उनके पास वैसे ही फाइनेंशियल रिसोर्सेज इतने अच्छे नहीं हैं कि हम उनके पीछे लगे रहें। अब जैसे पिछली दफ़ा प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा था कि जी हम इसको 2 साल में कंप्लीट कर देंगे,
K4 को, और इस साल हमें चाहिए थे 40 अरब रुपए, उन्होंने सिर्फ 3 अरब रुपए रखे। 37 कुछ नहीं होगा ना, मतलब होगा ही नहीं प्रोजेक्ट। उनका ये कहना है कि जी आपकी जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है उसने करना था जो ऑगमेंटेशन जो करनी थी पानी की लाइनों की, उन्होंने वो प्रोजेक्ट ही शुरू नहीं किया 3 साल से। वो कहते हैं जी हमने वर्ल्ड बैंक को भेजा हुआ है प्रोजेक्ट, वर्ल्ड बैंक पैसे देगी तब शुरू करेंगे। तो ये सारा एक कराची को हम फिर ऑर्फन कहते हैं, लावारिस कहते हैं ना, तो फिर बुरा लगते हैं अल्फाज लोगों को, लेकिन ये है तो पोजीशन तो यही है ना, लेक ऑफ ओनरशिप है ना, लेक ऑफ ओनरशिप है या लेक ऑफ वही ऑन कौन कर रहे कराची को। लेकिन मतलब सर अभी मैं आपको बता दूं कि मेरे ख्याल में कल सर वो गवर्नर साहब के पास मोहसिन नकवी साहब आए हुए थे, तो उसके हवाले से वो भी ओनरशिप की बात कर रहे थे कि हमें ऑन कर दें। लेकिन कराची को अगर देखा जाए तो मतलब कोई और एक पॉलिटिकल पार्टी की तो कराची है नहीं, कराची तो एक सूबे का कैपिटल है। तो इवन अगर फिर इस हवाले से अगर फंड ये एलोकेशन की बात करें तो मुर्तज़ा वहाब क्यों नहीं कहता सर ऊपर अथॉरिटी को? कराची को किसी पार्टी की नज़र से नहीं देखना चाहिए। कराची को एक आप समझें कि एक माशी हब है आपका। मैं तो कहता हूँ इसको इकॉनमी की नज़र से देखें आप। सियासी ठीक है, आज एक पार्टी जीतेगी, कल दूसरी जीतेगी, आज मुर्तज़ा वहाब साहब हैं, इससे पहले किसी और पार्टी के लोग थे, उससे पहले जमात इस्लामी के भी थे, तो ये मुख्तलिफ पार्टियाँ मेयरशिप लेंगी, आगे कोई और भी आ सकता है। लेकिन ये इस नज़र से अगर आप देखेंगे तो कराची से जो आपको फ़ायदा इकॉनमी को हो रहा है वो हमेशा आप लूज़ करेंगे। जैसे अभी हो रहा है ना, आपकी इकॉनमी देख लें 2-3% से ऊपर नहीं जा रही। इसमें कराची का बहुत बड़ा रोल है। जैसे कि वर्ल्ड बैंक की आप रिपोर्ट्स देख लें, आप एशियन डेवलपमेंट बैंक के रिपोर्ट्स देख लें, वो सब आपको ये कह रहे हैं कि कराची आपका इंजन ऑफ ग्रोथ है। इसको आप जब तक ठीक नहीं करेंगे, इसको लिवेबल सिटी नहीं बनाएंगे, इसमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रॉब्लम्स हैं इसको ठीक नहीं करेंगे, पानी, मास ट्रांजिट, जो सारी चीज़ें उन्होंने उसमें काउंट करके, वर्ल्ड बैंक ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि $10 अरब का इधर डेफिसिट है इंफ्रास्ट्रक्चर का, वो जल्दी आप ठीक कर लें तो आप फिर ग्रो पाकिस्तान की इकॉनमी करेगी। और पाकिस्तान की इकॉनमी के अलावा सिंध की इकॉनमी इसी से सारी रिलेटेड है। जितने भी इस वक्त प्रोविंशियल टैक्सेस जमा होते हैं वो तकरीबन 90% से ज़्यादा कराची से ही होते हैं। तो जितना इतना कराची बेहतर होता जाएगा, इनके अपने प्रोविंशियल रेवेन्यूज भी बेहतर होंगी, सिंध की बेहतरी होगी। तो ये जो इसको सियासी नज़र से देखना एक बहुत ही गैर दानिशमंदाना और बहुत ही इसको कहें कि कोताबीनी है। सो सर कराची के वाले से अभी वी आर गोइंग टू फाइनलाइज द डिस्कशन, बट द सीपेक के दौरान हमने प्रायोरिटाइज किया था कराची में, कुछ जोन्स भी असाइन हुए थे और इस तरह के कुछ, तो व्हाट एक्चुअली देन मतलब क्यों क्या हुआ फिर हमें दोबारा जो है वो कराची में तो कोई ऐसा सीपैक का नहीं था जैसे कराची में, लेकिन जैसे बाहर कुछ बनाने थे हमें जम्पीर साइड्स पे कुछ हमारा एक जो कराची में, कराची से बाहर धाबेजी का स्पेशल इकोनॉमिक जोन, वो सीपैक का पार्ट है। सीपैक पार्ट 2 जो है हमारा वो है इंडस्ट्रियल ग्रोथ का, इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन का। तो उसमें धाबेजी जिस तरह पूरे पाकिस्तान में उन्होंने 9 स्पेशल इकोनॉमिक जोन आइडेंटिफाई किए, बलूचिस्तान में भी हैं, सिंध में भी हैं, हर जगह। तो कराची के साथ इन्होंने धाबेजी में ही रखा था। वो भी इत्तेफाक से सबसे पीछे जा रहा है। पंजाब में चल चुका है वो जोन, KPK में चल चुका है, बलूचिस्तान में भी तेज़ी से काम हो रहा है उसके ऊपर, लेकिन धाबेजी वाला अभी तक शुरू नहीं हुआ। तो उसको डेवलप करना चाहिए, तो उससे भी एक आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, इन्वेस्टमेंट आएगी। लेकिन कुछ सुना है कि साउथ डिस्ट्रिक्ट्स में या कराची को कुछ अलग करना था इनको, कोई मॉडर्न सिटी या कोई मॉडर्न पोर्शन बनाना था इनको। सच तो कराची में सीपैक में कोई प्रोजेक्ट नहीं था, लेकिन ग्वादर डेफिनेटली उनका एक नोडल पॉइंट है। कराची उनका उस तरह से नहीं था, लेकिन कराची में उन्होंने यही कहा था हमें कि अगर आपको अर्बन साइड पे, जैसे एक उनका कराची सर्कुलर रेलवे को उन्होंने सीपैक में रखा था। हाँ सर, KCR का क्या है अभी तक? KCR को अभी तक KCR में वही है कि आपने सुना होगा कि जी जनाब पहले जो रेलवे मिनिस्टर थे वो पहले हमारे जो चीफ जस्टिस साहब थे, उन्होंने कहा था जी मैं कराची को रेलवे को फ़ौरन ठीक करवाना चाहता हूँ। उन्होंने बुलवाया था रेलवे मिनिस्टर वफाकी जो थे उस वक्त के, उन्होंने कहा था जी बिल्कुल हम आप देखेंगे, अब शुरू कर दिया हमने, ये चंद महीनों की बात है कराची सर्कुलर रेलवे, और हम ऐसी कहानियाँ सुनते रहे। जी सर। उससे पहले सिंध गवर्नमेंट ने बहुत ज़ोर लगाया था कि जी हमें सीपैक के अंदर कराची सर्कुलर रेलवे डाल के दें। कराची सर्कुलर रेलवे की कहानी तो बहुत पुरानी, आपको पता ही होगा। जायका को हमने जिस तरह भगाया था, जायका ने पूरा प्रोजेक्ट रेडी किया था जिसमें नॉट ओनली सर्कुलर रेलवे बल्कि ये जो BRTs हैं सारी 8 BRTs में उसमें शामिल थी, सारा पूरा नेटवर्क था।
तो वो जो कराची का जो मास ट्रांजिट सिस्टम जो बनाना था जायका ने, और जायका ने 0 इंटरेस्ट पे आपको दे रहे थे 30 साल का, मतलब मुफ्त पैसा समझे आप। ये 30 साल बगैर इंटरेस्ट के आपको अगर मिले पैसा तो इसको फ्री मनी कहा जाता है। तो ये आपको मिल रहा था कि 30 साल में आप पैसे वापस करना आराम आराम से, हम आपको, इट वॉज ऑलमोस्ट बहुत सारे इसमें ग्रांट्स थी, स्टडीज़ की, इसकी, वो सारा जायका का बड़ा एक इंटरेस्ट था। लेकिन हमने उनको बड़े सक्सेसफुली भगा दिया 2008-9 में। 9-10 में चले गए, लेकिन वो हमें बना के देखे गए कि जी देखो ये BRTs बना लो, ये KCR बना लो। तो ये आज से 12 साल पहले, जी, ये 15 साल पहले की बात ये है। तकरीबन 2012 में वो लोग चले गए थे, लेकिन ये बना के दे गए थे हमें। तो ये एक आज से 13 साल हो गए। इसमें हमें तब आया जब फेडरल गवर्नमेंट ने कहा 2016 में कि हम बनाते हैं ग्रीन लाइन, तो हमें जोश आया कि जी हम बनाते हैं। तो हमने भी फिर 2 कर ली, एक रेड लाइन और नहीं, आप हमें बताएं, आप भी उस टाइम वो थे, सर्विसेज में थे, जायका को क्यों भगाया हमने? जायका को हमने बस वही है ना, हमारा सिंध का सबसे बड़ा मसला यही है कि हम फ़ौरन ही शहरी और देही की सोच में आ जाते हैं। कराची को काम होता है तो हमारे जो सियासतदान बाज होते हैं अनफॉर्चुनेटली, या कुछ हमारे ब्यूरोक्रेट्स भी वही सोचते हैं कि जी कराची है तो समझे ये कोई और इलाका है, कोई और लोग हैं यहाँ पे। हालांकि हम सारे कराची में रहते हैं, आप भी इधर रहते हैं, मैं भी रहता हूँ, ये ब्यूरोक्रेट्स भी रहते हैं, सियासतदान भी रहते हैं। कोई भी इंटीरियर में अपने गाँव में जाके नहीं रहता, सबकी तो वो ये कहते हैं कि जी ये कराची क्यों, सिंध मास ट्रांजिट होना चाहिए। तो भाई उन्होंने जायका ने कहा कि अभी तो हमने कराची का सारा बनाया, इसको पहले चला लें। हाँ। तो हम बाद में आप कोई और होगा प्रोजेक्ट, हम वो भी कर लेंगे। नहीं सर, आप मुझे लग रहा है कोई बात छुपा रहे हैं। वो मैं आपको छुपा नहीं रहा, वही फैक्ट बता रहा हूँ। कमीशन का सुना है कि उसमें था कि जायका कोई % कमीशन उस वक्त मेरे नॉलेज में एटलीस्ट नहीं है। ये सिर्फ एक इंटेलेक्चुअल डिस्कशन हुई थी। हाँ सर, मैं उन सारे लोगों का नाम नहीं बता सकता हूँ आपको, लेकिन वही उन्होंने कहा कि नहीं जी सिंध मास ट्रांजिट होना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि कराची रेडी है, कराची हमने सारा प्लान बना लिया है, पिछले 6-7 साल से काम कर रहे हैं हम इसके ऊपर, तो अब लेट्स स्टार्ट इट। कि बजाय इसके कहा गए पूरे सिंध का हम प्लान बनाना शुरू करें, तो वो तो अब हमारे हाथ में नहीं है। जो चीज़ है वो उसको शुरू कर देते हैं, फिर नेक्स्ट फेज़ में आप कहेंगे तो हम कर लेंगे वो भी। तो बहुत जायका ने समझाने की कोशिश की कि हमें करने दो, जिस तरह का हम आपको फंड्स दे रहे हैं, जिस तरह की हम आपको फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, जिस तरह का हमने प्लान बनाया, ये आपके लिए बनाना बहुत मुश्किल होगा। ये सिंध गवर्नमेंट के लोगों ने उनको, तो सिंध गवर्नमेंट के जो उस वक्त थे 8-9-10 में जो भी करता धरता फाइनेंस में, चले मैं ये भी आपको बता देता हूँ, तो उन्होंने जो है ना ये नहीं होने दिया। उसके बाद जायका ने कहा कि जी, उन्होंने कहा कि जायका ने एक कहा था कि कराची मास ट्रांजिट अथॉरिटी बनेगी। तो हमने एग्री किया था उनके साथ, लेकिन जब नहीं बनाई हमने, और उसको हमने लेके गए असेंबली में कि जी सिंध मास ट्रांजिट अथॉरिटी होगी। जायका वहाँ से नाराज़ होकर चला गया कि जी हम सारा जो काम हमने किया है वो आप दूसरी डायरेक्शन में चले गए, खुदा हाफिज़। तो वो चले गए, लेकिन उनकी मेहरबानी वो सारा किया हुआ काम हम प्लान हमारे पास से वो देखे गए, कराची मास ट्रांजिट का प्लान। लेकिन हम जिस तरह उसका कर रहे हैं, वो आपको पता ही है उस तरह कि अभी तक सिर्फ 2-3 BRTs बनी है, अभी ब्लू लाइन, ब्राउन लाइन, ये सारी अभी बाकी है, शुरू ही 8 BRTs का उन्होंने मंसूबा दिया था। 8 में से ग्रीन लाइन के साथ एक वो बनी थी ऑरेंज लाइन छोटी वाली, जो उसको कनेक्ट कर रही थी औरंगी से। ग्रीन लाइन इनकम्प्लीट है, रेड और येलो चल रही हैं जिस तरह चल रही हैं आपको पता है। और एक एक्वा लाइन बननी थी, केमाड़ी से कनेक्ट होना था उसने, और सबके बीच में कराची सर्कुलर रेलवे था, कराची सर्कुलर वो तो ये सारा पूरा एक तब जाके मास ट्रांजिट कंप्लीट होगा कराची का। लेकिन काम किसी पे जिस तरह हो रहा है आपको पता ही है, बहुत टाइम लगेगा इसमें। हाँ, तो इसी तरह से मतलब आपने जिस तरह से उनको फिर सिंधाइज किया गया जो है ना, इस तरह से सिंधाइज। अब पता नहीं क्यों करते हैं, हालांकि सिंध और कराची को एक नज़र से देखना चाहिए। हम सब पूरे सूबे, अब ठीक है यहाँ पे कराची में हर जबान सिंध कराची है, पूरा हर जबान बोलने वाला, पूरा मिनी पाकिस्तान एक तरीके से हमारे पास, उधर हर जबान बोलने वाला रहता है। इसको किसी भी लिसानी तरीके से देखना या सोचना, ये हम सब अपने लिए नुकसान कर रहे हैं। ये किसी एक दूसरे का नहीं, बल्कि हम मुज्तमाई तौर पे एक दूसरे का नुकसान कर रहे हैं। हाँ, तो वो तो देख रहे हैं ना, जायका से लेके अभी तक का सफ़र आप खुद, और हमें नहीं देखे ना, हम और आपने सबने इसमें इस कराची में ही रहना है, इसी में सब है, इसमें इसी का पानी इस्तेमाल करना है, इसकी सड़कें इस्तेमाल करनी है, इसी की स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ इस्तेमाल करना है। आपको ही पता है, हमारे बच्चे भी यहीं पढ़ रहे हैं, आपके ही बच्चे यहीं पढ़ रहे हैं, जितने भी इंटीरियर से हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, सब इधर ही हैं। तो हमें एक थोड़ा सा ब्रॉड माइंडेडली सोचना चाहिए। KCR का वो मुझे थोड़ा लगा कि KCR के बीच में जो इंक्रोचमेंट्स वाला मामला भी था मेरे ख्याल में। ये भी एक है, कॉम्प्लिकेटेड है मामला। KCR इतना आसान प्रोजेक्ट नहीं है,
लेकिन उसको करना चाहिए ना, कोई स्टार्ट तो करें, क्योंकि हमारी सिंध गवर्नमेंट ने बहुत ही, मुझे याद है कि बहुत ज़ोर लगा के उन्होंने इसको इंक्लूड कराया था, CPEC में पहले से नहीं था ये। तो उन्होंने कहा कि नहीं जी, कराची के लिए बहुत ज़रूरी है, सिंध के लिए बहुत ज़रूरी है। तो उन्होंने एक प्रोजेक्ट जो कि सिंध गवर्नमेंट ने कहा कि हम इसको CPEC में करेंगे, और CPEC में मेरे ख्याल ले गए थे 2016 में, शायद 17 में। तो वो उसको भी 8 साल में अभी तक CPEC कितने प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गए। तो नहीं, KCR का जो सर मामला था वो जब हुआ था तो उस पर तो जुडिशरी भी शायद वो सपोर्टिव थी कि जी हाँ, सब कह रहे थे उस वक्त, अगर हम बल्कि अभी भी अगर हम काम करें उसके ऊपर, तो डेफिनेट जुडिशरी आपकी इंक्रोचमेंट हटाने में, लोगों के रीसेटलमेंट में आपकी मदद होगी। आप देखें ना, आपने जब ये करने की आपकी इरादा हो तो सब होता है। गुजर नाले, ये सारे नाले जिस तरह पक्के किए गए, वहाँ से सारी इंक्रोचमेंट्स हटाई गई, कितने महीने लगे, चंद महीनों में सारा काम हुआ आपके सामने। ये लोगों को रीसेटलमेंट का भी हो गया, उनको मुआवजे भी दे दिए गए। तो जब इसका भी होगा तो डेफिनेटली इसमें कुछ लोग पुराने बैठे हैं, उनको मुआवजा देना होगा, उनको रीसेटल करना होगा, करना भी चाहिए। इस तरह लोगों को सड़क पे तो नहीं फेंक सकते, लेकिन जब आप करना शुरू करें, शुरू ही नहीं करेंगे तो फिर। तो सर अभी आते हैं आपके ब्रोकरेज के कैरियर पे, क्योंकि आप थ्रू आउट पॉलिसीज़ में रहे हैं। अभी हम देख रहे हैं कि पोलिटिसाइजेशन ऑफ ब्रोकरेसी या उस डिक्लाइन इन द मोरालिटी आप देख रहे हैं अभी। व्हाट यू फील द डिफरेंस? मुझे जो है ना, एक को उसको देख के ऐसा लगता है जैसे किसी बॉडी बिल्डर के जो है ना मजबूत हाथ हो ना दोनों, और वो अपने मजबूत हाथों से खुद ही जो है ना वो जेलस हो जाए कि इतने मजबूत क्यों है मेरे हाथ, और वो उसको किसी तरीके से कमज़ोर करने पे लग जाए। यही हमारी पोजीशन हमारी तमाम गवर्नमेंट्स का रहा है कि ब्यूरोक्रेसी की जो एक स्ट्रेंथ थी, अलग से अपने इंडिपेंडेंट फैसले करने की, एक जिसको कहते हैं अनबायस्ड फैसले करने की, पार्टीसन ना होने की, और लोगों में एक एतमाद था कि जी ये किसी पार्टी की साइड नहीं लेंगे, पॉलिटिकल फैसले नहीं करेंगे, ये मेरिट पे सारी चीज़ें करेंगे। वो हमने खुद ख़त्म करी, वही हमारी स्ट्रेंथ थी। हम कौन, मतलब पाकिस्तान की स्ट्रेंथ की बात करें, हमारे पाकिस्तान पूरे की हमारी स्ट्रेंथ थी कि ये जो ब्यूरोक्रेसी है ना, इसी नहीं, आपको देखो 50, 60, 70s में हम कहाँ से कहाँ निकल गए कि दुनिया सारी हम में कॉपी करने लगी कि जी ये पाकिस्तान के अंदर बड़ी तरक्की हो रही है। इंडिया वगैरह ये कोई नज़र ही नहीं आते थे, जिसको देख के अभी हम परेशान होते ना कि हमसे कितने आगे निकल गए। वही सारी हमारी ब्यूरोक्रेसी ने सारा पाकिस्तान को ले आया। पाकिस्तान के पास ना कोई इंडस्ट्री थी, ना कोई बैंकिंग थी, एक कराची से ही सारा मामला चला और ब्यूरोक्रेसी ने उसको बनाया। अब बजाय इसके कि हम उसको ब्यूरोक्रेसी को अकाउंटेबल करना चाहिए कि परफॉर्मेंस ठीक नहीं करते, करप्शन करते हैं, तो उनको बिल्कुल अकाउंटेबल करना चाहिए, और अकाउंटेबिलिटी होती ही सारा पार्लियामेंट्री सिस्टम के थ्रू है, और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी और सारी चीज़ें उसी के लिए हैं। लेकिन अगर आप उसको सिर्फ कमज़ोर और अपना ताबे करने की, पर्सनल ताबेदारी के ऊपर डाल दें उसको, तो हाँ, तो वो फिर उसमें इनिशिएटिव ख़त्म हो जाता है। वो कहता है ठीक है, जो भी अब करना है साईं बताएगा, मिनिस्टर साहब बताएगा, या इस वक्त अब जिस तरह बाकी इदारों की भी अब इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो फिर उसमें इनिशिएटिव ख़त्म हो जाता है। फिर ब्यूरोक्रेसी अब उसी तरह हम देख रहे हैं जैसे आपको है कि जी पहले जैसी ब्यूरोक्रेसी ना इनिशिएटिव, वरना ये कराची के KDA, आपका साइट के एरियाज़, आप हैदराबाद में चले जाएं तो साइट हैदराबाद, ये सारे डेवलप ब्यूरोक्रेसी ने किए थे। लेकिन अब आप उन सब इदारों का हाल देखें, उन सब इलाकों के हाल देखें, तो आपको लगता है कि ये क्यों नहीं काम कर रहे। तो बात है कि उनका अब काम कुछ और रह गया है, सिर्फ ताबेदारी करना रह गया उनका काम, को अपना मेरिट पे काम करना, या उनकी अकाउंटेबिलिटी भी उस तरह से नहीं है कि उनकी परफॉर्मेंस के भाई तुम काम क्यों नहीं कर रहे हो, तो वो कहते हैं जी बस अब जब। तो मतलब वो जो हाजिरी वाला सिस्टम है आपके दौर में भी था कि आप जाते थे मिनिस्ट्रियल हाउसेस पे जाके वेट करते थे मिलना, फिर ये डिग्निटी ऑफ जो ब्रोकरेसी थी आस्ते आस्ते सब ख़राब होती गई, हमारी नज़रों के सामने ही ख़राब हुई है। अब मैं कहूँ कि मैं नहीं जाता था, ये नहीं जाता था, वो फिर एक अपनी तारीफ़ करने वाली बात होगी। लेकिन मैं ये आपको बता सकता हूँ कि आज तक कोई पॉलिटिशियन ये नहीं कहेगा फ़लाँ पोस्टिंग के लिए यूनुस आगा मेरे पास आया था। ये मैं आपको कह सकता हूँ इस दावे से, इस वक्त आपके TV पे कह रहा हूँ। लेकिन ये बहुत सारे ऐसे ऑफिसर्स हैं जो डिग्निटी के साथ काम करते रहे, आज भी शायद करते होंगे, मैं ये नहीं कहता कि इस वक्त नहीं हो रहा होगा। लेकिन अब हमने उनको इतना मजबूर कर दिया है कि एक बंदे को अपनी सिर्फ जो उसको है ना करियर बचाने के लिए ही लोगों से आशीर्वाद लेनी पड़ती है, तो उनको भी मैं कसूरवार। लेकिन इससे जो पॉलिटिशियंस हैं या हमारे हुक्मरान जो हैं, ब्यूरोक्रेसी को वीक करने से अपना खुद सिस्टम वीक करते हैं। उनकी देखें ना इस वक्त परफॉर्मेंस, गवर्नेंस को, वही गवर्नेंस देखें ना, आपकी गवर्नेंस कहाँ से आ रही है, आपको परफॉर्मेंस आपकी ख़राब हो रही है। अब आप ब्यूरोक्रेसी को जितना भी बुरा कहें, लेकिन उनको पीछे आपने इनिशिएटिव क्या छोड़ा है,
वो इनिशिएटिव ले ही नहीं सकते किसी चीज़ का। हर चीज़ में उनको ऊपर से देखना है कि उनको क्या कहा जाता है, उतना ही करते हैं जितना ऊपर से कहा जाता है। बाकी कोई इनिशिएटिव, अपनी प्लानिंग, अपनी जिम्मेदारी अब ख़त्म हो गई उनकी। नहीं सर, असल में ये डिक्लाइन कब से शुरू हुआ? मतलब ज़ियाउल हक के ज़माने से? आपने कब ज्वाइन की थी ब्रोकरेज से? मैंने शुरू किया था 85 में। आप FESC के थ्रू ये फेडरल CSS किया था। CSS किया था? उससे पहले मैंने PCS किया था। उस ज़माने PCS ही बड़ी वो होती थी, ट्रांसपेरेंट होती थी। तो पहले मैं असिस्टेंट कमिश्नर हुआ PCS में, फिर उसी साल मैंने एग्ज़ाम 84 में CSS का दिया, और फिर मैं आ गया था DMG में, जिसको आजकल पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस कहते हैं, PS कहते हैं जिसको जी। तो उसी से फिर आपने अपना ब्रोकर, मतलब आपको तो वो कोर दौर से है ना, ज़ियाउल हक का ज़माना इज़ ए काइंड ऑफ द क्रक्स ऑफ द एवरी काइंड ऑफ, कहते हैं कि पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल एरा को लेके, मिलिटराइज को लेके, रिलीजनाइज को लेके, सब एक ज़ियाउल हक का ज़माना क्रक्स हो। तो आपने तो उस कोर्स से शुरू किया, थ्रू आउट यू सर्व्ड अराउंड मोर देन आई थिंक 37 ईयर्स। तो आप डिक्लाइन पॉइंट्स कहाँ से देखते हैं, कहाँ से डिक्लाइन हुआ ये सारा? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि वही मैंने कहा कि जब हमारी गवर्नमेंट्स ने, उसमें बहुत दोनों शामिल हैं, फ़ौजी हुकूमतें भी हैं और हमारी सिविल हुकूमतें भी हैं, कि उन्होंने ब्यूरोक्रेसी को कमज़ोर करना शुरू किया, उसकी इंडिपेंडेंस को, उसकी जो है ना डिसीजन मेकिंग की जो इख्तियार को, वो कमज़ोर करना शुरू किया। फिर होते होते जुडिशरी भी हमारे पीछे आ गई। जुडिशरी ने कहा कि जी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेसी ख़त्म कर दें। हालांकि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेसी, उन्होंने कहा जी वो जो है ये अदलिया की और इंतज़ामिया को अलग करना। हालांकि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेसी जो थी वो अदलिया का कोई काम नहीं करती थी। वो प्राइस चेकिंग, सड़कों से इंक्रोचमेंट्स हटाना, छोटे मोटे क्राइम्स इलाके के अंदर होने, रेगुलेटरी ज़्यादातर काम था, जिसको हम एडमिनिस्ट्रेटिव जस्टिस कहते हैं। उसमें कोई वो काम उसका नहीं था ये जुडिशरी का कि जी आपके कोई सिविल केसेस या ये केसेस वो नहीं चलाते थे। लेकिन उन्होंने जुडिशरी को और इसको अलग करने के नाम के ऊपर उन्होंने बिल्कुल ही एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेसी ख़त्म ही करवा दी। पहले कमज़ोर करते रहे, एक के बाद एक चीफ़ जस्टिस साहिबान, एक वो जो छोटे चीफ़ जस्टिस साहब वो नसीम शाह साहब ने, उन्होंने पहले किया, फिर उसके बाद डिवोल्यूशन का जब उसने किया मुशर्रफ ने, तो उसमें उन्होंने ये पूरा एग्जीक्यूटिव सिस्टम ही ख़त्म कर दिया। उससे ये हुआ कि आपके पास इन्फोर्समेंट की ताकत ख़त्म हो गई है। सो रिट ऑफ द गवर्नमेंट जो है वो कवानीन पे अमल दरामद से होती है। अब कवानीन के लिए आपने जुडिशल मजिस्ट्रेट तो बना दिया, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट फील्ड पे होता था, वो रिट ऑफ द गवर्नमेंट, इन्फोर्समेंट ऑफ लॉज, छोटे लॉज जो पेटी लॉज होते हैं कि जी इंक्रोचमेंट नहीं होगी, महंगाई नहीं होगी, गलत दवाई नहीं बेची जाएगी, वगैरह वगैरह, ये जो छोटे छोटे मसाइल होते हैं शहरी, उसको वो देखते थे। अब उसको उन्होंने सेपरेशन ऑफ जुडिशरी के नाम पे, उसके बाद फिर ये डिवोल्यूशन के नाम पे दोनों को उनको ख़त्म किया। दोनों में नुकसान हुआ, जिसकी वजह से गवर्नमेंट की रिट और उसकी इन्फोर्समेंट की जो कैपेसिटी अब ख़त्म हो गई है। अब जो 2001 के बाद जो लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस है, अब ये होता है कि जब भी कोई मसला होता है ना, तो इंटीरियर मिनिस्टर आ जाता है, होम मिनिस्टर बैठ जाता है सूबे में अगर होता है तो। पहले ये काम DC और SDM के लेवल पे हो जाते थे, तो वो उसके ऊपर आपको मिनिस्टर को आने की ज़रूरत नहीं होती। अब ये कोई भी काम, चूँकि उनकी कोई कैपेसिटी नहीं है ना, उनके पास कोई कानूनी इख्तियार है इन चीज़ों को हैंडल करने का, तो वो अब कर नहीं पाते, तो फिर बाद में ये आके सियासी तौर पर उसको डील करते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम आपका उस लिहाज से बहुत वीक हो गया। तो मतलब इस तरह से आपका जो डिवोल्यूशन ऑफ पावर वाला जो निज़ाम शुरू हुआ 2001 के बाद, वहाँ से फिर पावर दोबारा, अब उसमें डिवोल्यूशन ऑफ पावर में जो उन्होंने मजिस्ट्रेसी ख़त्म की ना, वो एक चीज़ है जिसको हमें देखना चाहिए कि गवर्नमेंट की रिट कौन करेगा। अगर आप चाहते हैं कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होनी चाहिए, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी आपको निज़ाम चाहिए। हाँ, बेशक डिवॉल्व कर दें आप, डिस्ट्रिक्ट के नाजिम को दे दें सारा कुछ, लेकिन मजिस्ट्रेट्स वगैरह ये सब लोग तो होने चाहिए ना कि जो इस चीज़ को इन्फोर्स कर सकें। अब इन्फोर्समेंट आपके पास कोई इख्तियार नहीं है। तो इस वजह से जो मेरे ख्याल में इन्फोर्समेंट और डिलीवरी का मेरे ख्याल में आपस में पैरेलल एक वो है, ताल्लुक है। तो वो डिलीवरी आपने ठीक बात कही कि आपका जो सर्विस डिलीवरी है और आपकी इन्फोर्समेंट ऑफ लॉज है, रेगुलेटरी जो फ्रेमवर्क होता है ना, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में ये दोनों चीज़ें होती हैं। तो जब आपके रेगुलेशन वीक होती है, तो फिर आपके पास सर्विस डिलीवरी के प्रॉब्लम्स होते हैं, डिलीवरी ये कंप्रोमाइज़ हो जाता है। तो इसी से जो है ना डिक्लाइन शुरू हुआ। अच्छा, फिर ये जो हम अगर मोरल डिक्लाइन इसी से ही जुड़ा आता है, मोरल डिक्लाइन आई डोंट मीन लाइक द व्हाट द अदर सेंस इज लाइक द ब्राइबरी और समथिंग एल्स, बट द मोरल डिक्लाइन इज द सम काइंड ऑफ द ब्रोकरेज स्पेशली थिंग्स एंड कंप्रोमाइज हिज हार, जो इसका कॉम्पिटेंसी कंप्रोमाइज़ करके इन अ सेंस ऑफ इंस्टीट्यूशनल जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसको क्रॉस करके किसी हाउसेस के थ्रू जो है ऊपर आना, ये वाला रिवाज तो थ्रू आउट ब्यूरोक्रेसी में रहा है। नहीं, थ्रू आउट तो नहीं कह सकते, लेकिन अब बहुत बढ़ गया। पहले था, कम था। पहले ये था कि जो फैसले जो चीफ सेक्रेटरी के लेवल पे होते थे वो अब नहीं होते।
पहले अप टू डीसी जो पोस्टिंग्स होती थी वो चीफ सेक्रेटरी करता था, और चीफ सेक्रेटरी अपनी मर्ज़ी से ठीक बंदे लगाता। सेक्रेटरीज़ वगैरह ये होते थे चीफ मिनिस्टर के पास, और डीसी तक चीफ सेक्रेटरी लगाता था। तो चीफ सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेटिवली जो स्ट्रॉन्ग बंदे होते थे उनको लगाते थे, और फिर उनसे इन्फोर्समेंट करवाते थे। खैर उस ज़माने में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेसी के इख्तियारात भी होते थे। अब ये हुआ है कि अब तो शायद मुझे नहीं पता कि चीफ सेक्रेटरी साहब किसको पोस्ट करते हैं नहीं करते, वो तो सारे आर्डर्स का इंतजार हाँ, तो वो तो इस हद तक हो गया है कि अब वो जो एक जिसको कहना चाहिए ब्यूरोक्रेटिक एक या एक एडमिनिस्ट्रेटिव सुपरविजन है वो ख़त्म हो गई। अब वो आप चीफ सेक्रेटरी साहब कह सकते हैं कि जी ये तो मैंने नहीं लगाया था बंदा, जी मैं क्या करूँ, फलां डिस्ट्रिक्ट के अंदर कोई गड़बड़ हो रही है, मसले हो रहे हैं, तो ही कैन ईजीली बैक ऑफ फ्रॉम दी रिस्पॉन्सिबिलिटी। वरना तो आपको उसको रिस्पॉन्सिबल रखना चाहिए कि पूरा सूबा तुमने एडमिनिस्टर करना है, तो डीसी अपनी मर्ज़ी से लगाओ, लेकिन काम फिर हम आपसे पूछेंगे अगर कोई गड़बड़ हो रही है। लेकिन अब यह है कि डीसी चूँकि, बल्कि तो शायद असिस्टेंट कमिश्नर्स भी आप आजकल मेरे ख्याल कहीं और से ही लगते हैं, और मुख्तियारकार भी कहीं और से ही लगते हैं। तो मुझे ये सारा एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप जो है वो टोटली कंप्रोमाइज्ड है। तो उस लिहाज से जिसको एक चेन ऑफ कमांड होती है कि जिसमें फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी, चेन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है ना, हम जिसको चेन ऑफ कमांड कहते हैं, वो बेसिकली चेन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब एक चीफ सेक्रेटरी के पास पहले कमिश्नर जो होता था वो मुख्तियारकार सारे पोस्ट करता था, ट्रांसफ़र पोस्टिंग उसके पास होती थी। असिस्टेंट कमिश्नर्स की सेक्रेटरी सर्विसेज करता था, और डीसी की चीफ सेक्रेटरी करता था। अब ये सारी चेन थी जिसको आप चेन ऑफ कमांड, तो चेन ऑफ कमांड अब चेन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रही ना। अब आप कैसे आप कहेंगे सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को कि जी वहाँ पे कागजात में धांधली हो गई, रिकॉर्ड ख़राब हो गया, तो वो कहेगा जी मैंने तो ये बंदा लगाया नहीं था, ये तो बंदा वैसे ही बड़ा गड़बड़ है। उसको आप एक्सक्यूज़ मिल गया ना टू बिल्कुल गेट ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी। वरना आप चीफ मिनिस्टर का काम यही होना चाहिए कि सीनियर मेंबर से पूछे कि भाई कैसे हो रहा है सब काम, कहीं पर रिकॉर्ड ख़राब हो रहा है, कोई और शिकायतें आती हैं, तो सीनियर मेंबर को चीफ मिनिस्टर साहब को पूछना चाहिए कि क्यों हो रहा है। लेकिन सीनियर मेंबर साहब कहेंगे सर ये तो मुझे पता है बड़ा गड़बड़ आदमी है, आपने रखा था, मैंने तो नहीं रखा। बिल्कुल इस तरह से आपने उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म कर दी। नहीं, क्योंकि सर पता है जब हम दूसरी बात कर रहे थे ना कराची के उसकी, तो इसमें ये भी आता है कि यू हैव जस्ट कोलैप्स द मेन लेयर ऑफ द डिलीवरी सिस्टम, जिसको गवर्नेंस का जो मेन पाया होता है, रीढ़ की हड्डी होती है, ब्यूरोक्रेसी होती है। जब आप उसमें एक पूरा सिस्टम को, चेन ऑफ कमांड को, चेन ऑफ डिलीवरी को कोलैप्स कर बैठे हैं, तो हाउ यू एक्सपेक्ट द डिलीवरी फ्रॉम द सिस्टम? आई कैंट इवन अंडरस्टैंड। मैं आपको बताऊं, मैं जब अपनी बात करना अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन 89 की बात है, कराची में हो गया फसाद, हो गया ना, लिसानी फसाद हो गया। तो चीफ सेक्रेटरी उस वक्त होते थे AK लोधी साहब, वो राउंड पे निकले, उनके साथ IG साहब थे। अब कराची में जगह जगह पे गड़बड़ थी, कहीं पे कर्फ्यू लग रहा था, कहीं पे क्या। अब मेरे पास एरिया था शाह फैसल कॉलोनी का, जो सबसे बदनाम था, कर्फ्यू कॉलोनी कहलाता था। लेकिन मेरे आने के बाद काफ़ी उसको हमने बेहतर की थी। तो सब डिवीज़न से SDM कॉल करते थे कि जी कर्फ्यू कर्फ्यू कर्फ्यू, उस ज़माने कर्फ्यू बहुत लगते थे। तो शाह फैसल कॉलोनी में से कॉल नहीं आया कर्फ्यू की। तो मुझे DC ने और कमिश्नर ने पूछा कि आप क्यों नहीं, मैंने कहा सर मेरे एरिया हम कंट्रोल कर रहे हैं, कर्फ्यू लगाने की ज़रूरत नहीं है, मेरे यहाँ कोई हालात इतने काबू से बाहर नहीं। हम वरना कर्फ्यू लगाना आसान होता है, फ़ौज आ जाती है, जहाँ छूटे आप घर जाके सो जाएं। लेकिन हमने कहा कि नहीं, जब तक हम मेंटेन कर सकते हैं हम करेंगे। तो उन्होंने कहा अच्छी बात है। जब चीफ सेक्रेटरी साहब को निकले AK लोधी साहब राउंड पे, तो उन्होंने कहा उनको यकीन नहीं आया कि शाह फैसल में क्यों नहीं लगाया कर्फ्यू। तो कहा जी SDM कह रहा है हम संभाल रहे हैं। तो वो राउंड पे आ रहे थे, तो राउंड पे सीधे आ गए शाह फैसल कॉलोनी में, और आके उन्होंने देखा वगैरह, तो उन्होंने हालात देखे, तो मुझे जाते हुए कहा कि ठीक है, विल गो बाय योर डिसीजन, तुम बताना कब लगाना कर्फ्यू। अब ये था एक जो इनिशियल लेवल का जो ऑफिसर, सब डिवीजन मजिस्ट्रेट, सब डिवीजन, वो इतना इंपॉर्टेंट और इतना उसका कंट्रोल होता था एरिया में। आज आप किसी असिस्टेंट कमिश्नर से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते वो एरिया को इस तरह कंट्रोल कर लेगा। तो ये आपने वो अपने, ये मेरा कोई कमाल नहीं था, ये उस इंस्टीट्यूशन का कमाल था, इंस्टीट्यूशन का कमाल था। बिल्कुल। मैं आपको बताऊं कि ये जो हमारे मुख्तलिफ जैसे कोई अजीज़ाबाद का जो होता था SDM, वो 1-on-1 होता था 90 के साथ कि जी क्या करना है, बंद करना है, चलाना है, फलाना ये वो। कोई बहुत ज़्यादा सख्ती हो जाती थी तो वो फिर SDM से कहते थे कि थोड़ा हमें रिलीफ दिला दें, हमें कुछ गाड़ियाँ निकालनी है, हमें कुछ लोगों के पास जाना है, वगैरह वगैरह। तो इस तरह उसकी इंपॉर्टेंस थी एक आप इंस्टीट्यूशन, और ये इंस्टीट्यूशन की है ना। और ये क्या है, वो गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रेट ऑफ द गवर्नमेंट है, रेट ऑफ गवर्नमेंट। अब वो वीक हो गया, गवर्नमेंट वीक हो गई।
अब हर चीज़ के लिए होम सेक्रेटरी साहब को फिर या होम मिनिस्टर साहब को मिलना पड़ेगा लोगों से हर चीज़ को हैंडल करने के लिए। तो अब ये हमने पूरा एक साइड सर जो दिखाया जाता है ना, मैं आपको सही बताऊं, एक साइड ये दिखाया जाता है पॉलिटिकल साइड इसका कि लोग मतलब द पीपल हैव एक्सेस टू देयर कॉन्स्टिट्यूंस, जो कॉन्स्टिट्यूंसीज के इलेक्टेबल्स हैं, दे हैव वेरी काइंड ऑफ द सबमिसिव एंड दे आर, बट सर डिलीवरी किधर है? मतलब अगर कोई, मैं कहता हूँ चलें कोई किसी को अगर एमपी है, मैंने की एक्सेस भी देखे ना, जैसे आपने कहा ना कि लोग पहले एसडीएम के कंट्रोल में तो थे, द पॉलिटिकल साइड के जो पोर्ट्रे की जाती है कि भाई पीपल आर नाउ मतलब कैन मीट विद काइंड ऑफ द इलेक्टेबल्स, और वो, लेकिन वो इलेक्टेबल्स के पास सर व्हाट वी हैव द प्रोडक्ट इन हैंड, ये जो आप बात कर रहे हैं, अभी भी अगर ऐसा कोई कियोस जो सिंध में आपको बता रहा हूँ, मैं आपको ऑन द स्पॉट अभी आपको बता रहा हूँ, खैरपुर में कल सर 4 लोग जो है वो एक मर्डर हुए हैं। वो मतलब मर्डर ने क्या, वो किसी जो है ना वाइफ ने अपने हस्बैंड के साथ बच्चों को भी वो, तो इस तरह के इमीडिएट जो रेस्पॉन्स और इमीडिएट एक्शन, और फिर उसके बाद लोगों के सेंस ऑफ गवर्नमेंट, जो सेंस ऑफ गवर्नेंस, एनआरकी का सेंस चला जा रहा है। तो वही मैं बात कर रहा हूँ कि वेयर इज द डिलीवरी। वही ना कि हमने जो अपना स्ट्रॉन्ग आर्म था आपका एग्जीक्यूटिव मिनिस्टर, उसको हमने खुद वीक करके ख़त्म किया। दूसरा फिर हमने जिस तरह पॉलिटिसाइज कर दिया पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को, कि जिसमें आप समझें कि डिलीवरी का इशू फिर आके ख़त्म होता है सूबाई हुकूमत के ऊपर। हर चीज़ के लिए लोग सूबाई हुकूमत को देखते हैं, जो कि डिलीवरी होनी चाहिए ज़िले के या सब डिवीज़न या तहसील लेवल पे, उसमें फिर दोनों चीज़ें आ जाती हैं। जैसे हम अभी थोड़ी देर पहले जिक्र करते हैं डिवोल्यूशन ऑफ पावर्स का और डिवोल्यूशन रिसोर्सेज का, कि भाई आप लोकल गवर्नमेंट के थ्रू सड़कें नालियाँ बनाएंगे तो कोई आके प्रोविंशियल गवर्नमेंट से नहीं कहेगा कि जी आप काम नहीं कर रहे, क्योंकि आपने डिवॉल्व कर दिया होगा तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर उनकी जिम्मेदारी आ जाएगी। लेकिन चूँकि हमने सब चीज़ें सूबे पर रख ली, अब ब्यूरोक्रेसी के पास अब इख्तियारात उस तरह के नहीं हैं इन्फोर्समेंट के, तो सब चीज़ें आगे सूबे पे ख़त्म होती हैं। तो सूबे के ऊपर सब लोगों की नज़रें, शिकायत भी लोगों को सूबे से होती हैं और उनकी एक्सपेक्टेशन भी सूबे से है, लेकिन डिलीवरी और सूबे से हो नहीं सकती। इतने बड़े सूबे की डिलीवरी लोकल लेवल पे हो नहीं सकती जब तक कि आप इसको डिवॉल्व ना करें और एडमिनिस्ट्रेशन को दोबारा से एम्पावर ना करें। एट द सेम टाइम आपकी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस लिमिटेड होनी चाहिए। पोस्टिंग ट्रांसफर्स में रिस्पॉन्सिबिलिटी आप रखें कमिश्नर्स पे, चीफ सेक्रेटरीज और सेक्रेटरीज के ऊपर, ताकि जिन लोगों को पोस्ट करते हैं उनकी फिर जिम्मेदारी भी लें और फिर उससे डिलीवरी भी लें। सर मैं आपसे अभी एक और वो कर रहा हूँ सवाल, जैसे आपने कहा ना कि 84 में शायद आपने 85 में, लेकिन आपने पहले वो दिया था 84 में उसके सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के, आप कहते ट्रांसपेरेंट। जस्टिस कोरेजो साहब थे, बड़े मशहूर थे। आप तो माशाल्लाह यंग हैं, आपको उस एज का नहीं पता होगा, लेकिन जस्टिस कोरेजो मशहूर थे पूरे सिंध में कि जी जस्टिस कोरेजो जो टीम निकालेगा तो मतलब बड़ी चांटी, वो बड़े काबिल शख्स थे। उनके साथ टीम भी बड़ी स्ट्रॉन्ग थी जो मेंबर्स की थी, तो कोई ऐसा बंदा नहीं उधर से निकल के आ सकता था, ना एग्ज़ाम्स के थ्रू ना इंटरव्यू के थ्रू। तो सर अभी आपको हाल पता है सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन का? काफ़ी शिकायतें लोगों की, बहुत ज़्यादा सर। और अभी तो प्री रिटन का आया है रिजल्ट CC23 का, और उसमें अभी से सुना है कि मामलात गड़बड़ है। लेकिन हम क्या, हमें एक तो हमारी तालीम वैसे ही वीक है, हमारे स्कूल्स कॉलेजेस पे जो हमारे असातिज़ा की क्वालिटी है, जो तालीम की क्वालिटी है, इम्तहानात का जो इश्यूज़ हैं, वो सारे अपनी जगह पे हैं कि हम क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में काफ़ी पीछे हैं। और अगर जो बच्चा अपनी मेहनत से, अपनी जहानत से निकलता है अपने मेरिट के ऊपर, उसके लिए अगर हम मेरिट पे जॉब लेने के दरवाजे भी बंद कर देते हैं तो उसका इंसेंटिव क्या है फिर किसी तालीम हासिल करने का एक तालिब इल्म के पास? तो सोसाइटी कहाँ जाएगी फिर सर? वही मैं कह रहा हूँ ना कि अगर आप सोसाइटी से मेरिट को ख़त्म कर देंगे और तालीम का शौक़ ख़त्म कर देंगे, नहीं देखना इसके पीछे बैकग्राउंड में फिर क्या होता है कि तालीम का शौक़ ख़त्म होता है। वो कहता है अच्छा तूने बहुत पढ़ लिया, बहुत अच्छे हो गए, देखो जॉब तो मुझे मिल गई। बिल्कुल। तो वो ये माशरे के अंदर ये फिर क्या माहौल बनता है? तो इस तरह से वो जो एक सर सेंस ऑफ, मतलब मैं तो ट्रांसपेरेंसी आस्ते आस्ते ख़त्म हो जाता है लोगों में। सोसाइटी के अंदर डेस्परेशन नहीं होनी चाहिए, मायूसी नहीं होनी चाहिए, उम्मीद होनी चाहिए कि जी मैं अपने तौर पे भी हासिल कर सकता हूँ। ठीक है, मैं एक गरीब फैमिली से हूँ, मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, लेकिन मैं अगर तालीम करूँगा तो मैं अपनी फैमिली को आगे लेकर जा सकता हूँ। मैं अपनी पोजीशंस हासिल करूँगा, मेरी फैमिली भी मेरे साथ आगे आएगी। ये होता है ना एक, हाँ, ये आप एक उम्मीद देते हैं, एक तवक्को देते हैं, तो बच्चा शुरू से ही मेहनत कर रहा होता है। लेकिन अगर सोसाइटी में रोल मॉडल्स यही हों कि जी जिसने जाके उधर हाज़िरी दी किसी घर के ऊपर तो उधर से उसको जॉब मिल जाएगी,
तो फिर ये रोल मॉडल्स होते हैं ना, फिर लोग तालीम पे तवज्जो नहीं देते। Sir, in a sense of optimistic line, what the solution you have for the current system? मेरा ख्याल है कि इसमें हमारे सोसाइटी का जो जिसको हम कहते हैं Vigilant class. विजिलेंट क्लास कह लें आप, सोशल मीडिया कह लें, जो आपका मीडिया है जनरल, हमारे इंटेलेक्चुअल्स हैं, इन सबको इसके ऊपर बार बार बात करनी चाहिए। और ख़ास तौर पे हमारे जो इलेक्टेड लोग हैं उन लोगों से बार बार बात करनी चाहिए। जिस तरह हम अभी ये बात कर रहे हैं यहाँ पे पॉलिसी रिसर्च का जो हम सब काम कर रहे हैं, तो इसमें हम यही बातें हम नंबर्स को लाते हैं सामने, हम पॉलिसीज़ को सामने लाते हैं, फैक्ट्स एंड फिगर्स को सामने लाते हैं कि ये हो रहा है। इसके ऊपर लोग नाराज़ भी होते हैं कि भाई आप क्यों ये बात कर रहे हैं, लेकिन बात ये कि ये जब तक हम बात नहीं करेंगे मेरिट पे, और इस जिसको सूबे की, इस मुल्क की, इस शहर की हम बात नहीं करेंगे, इसके लोगों की हम बात नहीं करेंगे, मेरिट बेस्ड पॉलिसीज़ की हम बात नहीं करेंगे, तो हम सब जो है इसके ज़िम्मेवार होंगे कि जिन लोगों को बोलने का मौका था, जिन लोगों को कहने का मौका था, जिन लोगों को समझाने का मौका था, उन्होंने भी अपनी ज़िम्मेदारी पूरी नहीं की। ये ज़िम्मेदारी सिर्फ हम हुकूमत पे या इलेक्टेड लोगों पे नहीं डाल सकते, हम सब की ये ज़िम्मेदारी है कि इन बातों को सिविल सोसाइटी को बार बार भी ये बात करते रहना चाहिए कि ये क्यों नहीं हो रहा। अब जैसे पब्लिक सर्विस कमीशन के ऊपर बहुत सारी आजकल बातचीत चल रही है, कराची के इशूज़ के ऊपर बहुत सारी बात चल रही है, लोकल गवर्नमेंट्स पे बात चल रही है, तो यकीनन गवर्नमेंट को एक जवाब तो देना पड़ रहा है इन चीज़ों का, और वो भी चाहेंगे कि इनकी नेगेटिव जो पब्लिसिटी है वो ठीक हो। वो भी हमें उम्मीद करनी चाहिए कि वो आने वाले दिनों में इन चीज़ों को हैंडल करेंगे और बेहतरी लाने की कोशिश करेंगे, अपनी पॉलिसीज़ को रिविज़िट करेंगे। तो इस तरह से हम एक कहाँ सर, मुआशरा तो कहीं पे भी एक नेचुरल जो रेजिलेंस होती है किसी भी सोसाइटी में वो तो एग्जिस्ट करती है। आप कहीं पे भी एक मुआशरे को जो है ना किसी भी तरह से रिफॉर्म्स की तरफ ले जा सकते हैं, लेकिन फॉर द सिंध स्पेशली पॉलिटिकल साइड पे भी या इस तरह के सिविल सोसाइटी साइड पे भी जो लोग हैं मतलब वो तो ट्राई कर रहे हैं। मतलब एज ए, क्योंकि सर अभी मैं एक वो सवाल इसलिए कर रहा हूँ कि जो मायूसी बढ़ रही है ना इसमें, स्पेशली यूथ में अराउंड द सिंध सारे सिस्टम को लेके, तो मतलब व्हाट काइंड ऑफ द बेस्ट वे यू सजेस्ट, द पॉलिटिकल, जुडिशियल या कोई एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे? सबसे ज़्यादा तो मेरा ख्याल है कि पॉलिटिकल साइड ही होती है। जिम्मेदारी किसी भी डेमोक्रेटिक सिस्टम में पॉलिटिकल पार्टीज़ की होती है, और ख़ास तौर पर पार्टीज़ जो इलेक्शन जीत के फिर गवर्नमेंट तक पहुँच जाती हैं, उनकी ज़िम्मेदारी होती है। फिर जो अपोजिशन में बैठी हैं उनका भी ज़िम्मेदारी है कि वो भी एक इन्फॉर्म्ड क्रिटिसिज्म करें। ये हमारे पास एक काफ़ी कमी रहती है, और पॉलिसी रिसर्च हमारे काउंसिल का काम भी यही है कि लोगों को इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग में मदद करें। अब अगर हम सिर्फ इसलिए नाराज़ हों किसी एक पार्टी से कि जी हुकूमत में इतने सालों से बैठे हुए हैं तो बस हम इनकी मुखालफत करेंगे, तो सिर्फ मुखालफत बराए मुखालफत भी किसी काम की नहीं होती, किसी काम की नहीं होती कि जी आप कहेंगे जी पार्टी मुझे पसंद नहीं है, इस पार्टी का लीडर मुझे पसंद नहीं है, तो इस पार्टी को हुकूमत में नहीं होना चाहिए। आपको ये बात करनी चाहिए कि जी ये काम नहीं हो रहा, ये इनकी पॉलिसी ठीक नहीं है, इसकी वजह से नुकसान हो रहा है शहर का या सूबे का या लोगों का, तालीम ठीक नहीं हो रही, सेहत के मसाइल वगैरह वगैरह, जो भी जिन इश्यूज़ के ऊपर बात करने चाहिए, फैक्ट्स फिगर्स उसके मुताबिक होनी चाहिए बात, कि जी कैसे हम ये कहेंगे जी एक पार्टी का कब्ज़ा हो गया है या दूसरी पार्टी का कब्ज़ा पंजाब में हो गया है, तीसरी का KPK में हो गया है, या पार्टी हमें पसंद नहीं है, उसका लीडर हमें पसंद नहीं है, उसके लोग हमें पसंद नहीं है। तो ये पॉजिटिव अपोजिशन या पॉजिटिव क्रिटिसिज्म या पॉजिटिव अपोजिशन यही होती है कि अगर आप पार्टी अपोजिशन में बैठे हैं तो फिर फैक्ट्स एंड फिगर से कन्फ्रंट करें, और जिस वक्त बजट के मौके पे, पॉलिसी मेकिंग के मौके पे, लेजिस्लेशन के मौके पे आप उन फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ आप अपनी इनपुट दें। और अगर आप इनपुट नहीं देते और आप नारेबाजी करना है और आपने सिर्फ मुखालफत करनी है, तो फिर आप में और उनमें कोई फ़र्क नहीं है। तो सर मैं अभी क्योंकि मुझे ये क्वेश्चन भूल रहा था, मैं आपसे पूछूंगा क्योंकि आई जस्ट रियली लव अराउंड दिस, आप टाइम ही देख रहे हैं। मुझे आप अपने ब्यूरोक्रेसी के दौरान ऐसी कोई जैसे ना डिग्निटी आप जिससे इंस्पायर्ड हों, ब्यूरोक्रेटिक फिगर्स बताएं सर हमें कोई ऐसे अच्छे बहुत अच्छे फिगर्स हैं। मैं किसी एक का नाम लूँगा, लेकिन जैसे AK लोधी साहब थे ना, AK लोधी साहब में कॉम्पिटेंस भी थी और जिसको कहना चाहिए सख्ती भी थी, डिसिप्लिनर थे, बहुत है मतलब बहुत ही सख्त किस्म के डिसिप्लिनरी थे वो, लेकिन एट द सेम में कॉम्पिटेंट भी थे, उनको पता था कि किस चीज़ की क्या बात कर रहे हैं, सिर्फ खामखा की सख्ती नहीं थी। इसके अलावा आप देखें तो एक हमारे यहाँ मिर्ज़ा कमर बेग साहब थे जो कि चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान भी रहे, यहाँ पे भी एडिशन, वो मेरा उनके साथ काफ़ी तजुर्बा रहा काम करने का। तो वो जब होते सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, अब सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू
जो होता है वो बेसिकली डीसीज की और कलेक्टर की जो काम होता है उनका, रेवेन्यू का, लैंड का, वो मीटिंग्स पे आते थे हमारे पास ज़िलों में या अपने पास बुलाते थे मीटिंग्स। तो उनकी मीटिंग के लिए जाते हुए हम लोगों के जो है ना सांस बंद होती थी कि उनके पास फैक्ट्स एंड फिगर्स हमसे ज़्यादा होते थे, उन्होंने ज़्यादा स्टडी किया होता, तो मतलब ग्रिप जैसे होती थी ना, उनकी पूरी ग्रिप होती थी, उनके एक एक फैक्ट फिगर, क्या कौन सा ताल्लुका तुमने क्या किया। अब डीसीज तो हमारे शहजादे होते हैं ना, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, तो उनको तो इन चीज़ों पे टाइम लगाने का अच्छा नहीं लगता उनको कि यार ये क्या पटवारी रेवेन्यू का बैठ के हिसाब किताब में देखूँ। तो वो मुख्तियार कार पे ही छोड़ा होता है, यार देख लेना, वो फिर जो कागज़ आता था साइन कर देते थे, क्या भेजा है ये भी नहीं पता होता बाज़ औक़ात तो लेकिन हमारे सीनियर मेंबर जब इतना वो बैठा हो काबिल आदमी के जो जिसने आपके एक एक फैक्ट फिगर और उसके पीछे सारी बैकग्राउंड हिस्ट्री पूरी, और आगे पूछे जी इस दफ़ा ये कैसे आपका फिगर गिर गया, और डीसी को पता ही नहीं। वो अच्छा आपने फिर फलां तालुका में आपने विज़िट की थी, डीसी ने कहाँ विज़िट, डीसी को कहाँ ज़माने में। तो हमने फिर वो टाइम था कि जब हमने विज़िट्स करना शुरू की ज़िलों के अंदर, अपने मुख्तियारकारों को भेजते थे भाई देखो सीनियर। तो इस तरह मैं सिर्फ एक मिसाल दे रहा हूँ कि जहाँ से आपको लगता था कि इंस्पिरेशन कि आपको पता चलता था कि हमसे को पूछने वाला है। भी मैं अब उनको पता होता था कि जी अगर सीनियर मेंबर ने अगर लिख दिया मेरे खिलाफ तो मेरी हो जाएगी ट्रांसफ़र, ये भी होता था जो तो खैर वो डर नहीं तो वो ये दोनों चीज़ें होती थी, एक कॉम्पिटेंस सीनियर मेंबर साहब की और दूसरा ये कि उनका इख्तियार और उनके जो। तो ये मैं चंद लोगों से काफ़ी मैंने सीखा। और अगर आप पॉलिटिशियंस की बात करें, हाँ सर, तो चीफ मिनिस्टर्स की अगर मैं बात करूं तो दो चीफ मिनिस्टर हैं जिनके साथ मैं बहुत इम्प्रेस हुआ, एक सैयद अब्दुल्ला शाह और दूसरे सैयद मुज़फ़्फ़र शाह। मुज़फ़्फ़र शाह में भी एग्जैक्टली यही क्वालिटी थी कि वो इतनी प्रिपरेशन के साथ जाते थे किसी भी मीटिंग में कि वो जो हमारे सेक्रेटरीज कमिश्नर वगैरह को पकड़ लेते थे कि भाई तुम। मुज़फ़्फ़र शाह की भी प्रिपरेशन की बड़ी तैयारी थी उनकी, वकील थे एक तो, लेकिन ये कि तैयारी की बहुत। अब्दुल्ला शाह साहब का ये था कि अब्दुल्ला शाह साहब का बड़ा एक हिस्ट्री थी काम करने की ना, उन पहले भी वो नीचे से एडवोकेट भी रहे, मुख्तलिफ पोजीशंस पे रहे, भुट्टो साहब के ज़माने में भी और बाद में भी। तो वो एक जो गवर्नेंस को बहुत अच्छी तरह जानते थे। दूसरा उनके अंदर जो सबसे अच्छी अब्दुल्ला शाह साहब के अंदर क्वालिटी थी, गरीब परवर बहुत थे। अच्छा, हाँ, मेरिट को मानते थे, ऑनेस्ट अफसरों की सबकी प्रोटेक्शन करते थे, कोशिश करते थे कि डीसी एसपी जो लगाएं ऑनेस्ट लगाएं, और फिर उनको प्रोटेक्ट भी करते थे जो भी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस या सख्तियाँ यहाँ आती थी। मैं खुद उनके ज़िले में लगा था डीसी दादू, तो मुझे ही पता है किस तरह वो मुझे प्रोटेक्ट करते थे। बाकी हमारे जो मेरे ऊपर प्रेशर्स आते थे, एडी ख्वाजा एसपी थे उस ज़माने में दादू में मेरे साथ, तो मैं उनको जब देखता था तो वो अब्दुल्ला शाह के अंदर एक जो है ना खुदा तरसी बहुत थी। वो अपनी जब जाते थे कॉन्स्टिट्यूंसी में तो उनको पसंद आता था मच्छरों के साथ बैठ के ज़मीन पे खाना खाना। तो मैं उनका शुरू में तो मैं उनका स्टाफ ऑफिसर था, स्टाफ ऑफिसर के बाद मैं डिप्टी कमिश्नर लगा उधर के दादू का, तो मैं इनके साथ ये सारी चीज़ें देखता रहा हूँ। उनके साथ मेरा कुछ साल 1.5 साल रहा जो उसको ताल्लुक, तो मैंने उनसे बहुत मैं इम्प्रेस हुआ। 2-3 ऐसे लोग हैं जिनसे मैं बहुत। सर मेरे ख्याल में फिर तो आपने मतलब अच्छा कंपैरिजन कर सकते हैं, जस्ट बेतकल्लुफ़ अगर हो के आप थोड़ा वो बताएं कि व्हाट द डिफरेंस बिटवीन द मुराद अली शाह एंड अब्दुल्ला शाह। मैं नहीं करूंगा ये कंपैरिजन, नहीं सर, बहुत फर्क थोड़ा नहीं, मैं इसको इसलिए नहीं करूंगा कि क्योंकि मेरे लिए जो है ना अब्दुल्ला शाह एक बहुत ही जिसको कहना चाहिए ना ऊंची लेवल पे हैं। अच्छा, तो मैं इस वजह से कहीं किसी से भी उनको कंपेयर नहीं करूंगा, क्योंकि हर आदमी की अपनी पर्सनैलिटी होती है। अच्छा फिर ठीक है सर। और वो जो दो शार्प चीफ मिनिस्टर सिंध के पॉलिटिकल तारीख में अब तक तो गुजरे हैं, एक तो जाम सादिक अली साहब थे और दूसरा अरबाब गुलाम रहीम थे, इनसे कैसा रहा तजुर्बा आपका? अरबाब गुलाम रहीम साहब भी एक ईमानदार, और वो भी उनमें भी एक क्वालिटी थी कि ईमानदार अफसरों को लाते थे, कोशिश करते थे कि जो अच्छी पोजीशंस हैं, जो इम्पोर्टेंट पोजीशंस हैं, वो कमीशन वर्क्स हो गई, डिप्टी कमिश्नर्स हो गए, कमिश्नर, तो वो कोशिश करते थे कि ईमानदार अच्छी रेपुटेशन वाले लोगों को लगाएं। लेकिन पॉलिटिकल एक मजबूरी भी थी उनकी, क्योंकि उनकी एक माइनॉरिटी गवर्नमेंट थी, ज़्यादातर सीटें एमक्यूएम की थी, तो वो एक प्रेशर तो रहता था उनके ऊपर, सारी नहीं कर सकते थे फैसले, लेकिन जहाँ तक उनको मौका मिलता था वो इस मेरिट पे लोगों को लाने की कोशिश करते थे। और डेवलपमेंट वर्क्स में उनकी बड़ी जो तैयारी होती थी कि कहाँ पे रोड बन रही है, कहाँ पे नालियाँ बन रही हैं, इरिगेशन वगैरह, इन चीज़ों को बड़ा तवज्जो से देखते थे। जाम सादिक अली वॉज जिसको बहुत ही ज़्यादा जिसको कहना
प्रैग्मेटिक आदमी थे, उन्होंने एक सीट से पूरी हुकूमत चलानी थी। हाँ exactly। तो फिर वो किसी चीज़ के लिए रुकते नहीं थे। मतलब उसने लिहाज भी नहीं करते थे ब्रोक्रेसी के हवाले से कुछ, मतलब वो थोड़े डॉगमा टाइप या इस तरह का था या कोई? उनमें जो एक बात थी कि वो बंदा देख के बात करते थे। अच्छा ये है। जब आप फाइलें लेके जाओगे कि सर ये मेरे 2 प्लॉट कर दें साइन, उसके बाद वो दूसरी दफ़ा आपके साथ उसी तरह डील कर देते। अच्छा इस तरह का। लेकिन अगर कोई बंदा इस तरह का हो कि जो इस तरह के फेवर्स नहीं लेता हो, तो फिर वो उसको दूसरी तरीके से डील भी करते थे, इज्जत के साथ। मतलब सुना लोगों, मतलब मैंने इनके लिए उनको लोगों की बड़ी पहचान बड़ी बिल्कुल। तो जिसको गाड़ी तक छोड़ने जाना है वो भी पता था किस ब्यूरोक्रेट को गाड़ी तक छोड़ने जाना है, और किसको कमरे से जो है ना बुरा भला कह के फारिग कर देना है। तो ये था उनके अंदर। तो सर बस आखिरी वही है कि लास्ट चल रहे हैं, बस थोड़े बहुत अब एनएफसी पे थोड़ा बहुत, मतलब इतना नहीं। एनएफसी के वाले से बातें आ रही हैं कि शेयर में सुना है कि कुछ कट लगने वाला है, या कुछ जो पेट्रोलियम जो ऊपर जो कॉमन पूल शेयर है वो बढ़ा के 7% से जो है वो 22% की तरफ जा रहा है। मतलब इस तरह के मामला फ्रॉम द फेडरल, इस तरह के जो अभी जो, क्योंकि एनएफसी में डिले का सुना है मेजर रीज़न यही है। जी हाँ, एनएफसी तो काफ़ी दिन 29 अगस्त में इसकी थी डेट। हाँ सर। लेकिन अभी तक उसका नई डेट नहीं हुई। उस वक्त तो शायद सिंध गवर्नमेंट ने उसको पोस्टपोन किया था बिकॉज ऑफ द फ्लड्स। लेकिन अब काफ़ी अर्सा हो गया कि नई डेट नहीं आई है। यकीनन पुश एंड पुल चल रहे हैं। फेडरल गवर्नमेंट का ये कहना है कि जी जो 7th एनएफसी में बहुत सारा ट्रांसफ़र कर दिया गया रिसोर्सेज, उससे पहले 56-55% होते थे वफाक के पास, वो अब उन्होंने रिवर्स करके 56% कर दिया सूबे के पास। तो वो 10-15% का जो वफाक के पास कमी आई है, उसकी वजह से वफाक अब प्रॉब्लम्स में रहता है, बार बार IMF के पास जाते हैं और कर्ज़े लेते रहते हैं। तो वो चाहते हैं कि जो डेट बर्डन है उसको थोड़ा सा प्रोविंसेस के साथ शेयर करें, डेट सर्विसिंग का। वो एक इशू चल रहा है। हम जो अपने तौर पे कोशिश कर रहे हैं कि डिवोल्यूशन हो फ्रॉम जो प्रोविंसेस को जो भी शेयर मिले वो लोकल गवर्नमेंट्स की तरफ आए ताकि गवर्नेंस। लेकिन सर फिर भी एज अल्टीमेट इफेक्ट तो आएगा अगर आप कोई भी ये फाइनेंशियल कट करते हैं, तो विल नॉट बी अफेक्टेड ऑन द डिफरेंट जो भी कमी करेंगे, क्योंकि अब सूबों को एक आदत हो गई है एक बजट के साथ चलने की। हाँ। और उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि सूबों ने अभी तक अपने जो टैक्सेशन का जो वो नहीं बढ़ाया, कि जो खास तौर पर एग्रीकल्चर टैक्स है। एग्रीकल्चर टैक्स एक बड़ा उनके पास है रिसोर्स। प्रॉपर्टी टैक्स जो कि लोकल गवर्नमेंट्स अब कर रही हैं कलेक्ट, वो भी एक रिसोर्स है जिसको अच्छी तरह से किया जा सकता है। तो बाकी दुनिया में प्रॉपर्टी टैक्स एक बड़ी रकम होती है शहरों के लिए टैक्स की। तो ये 2-3 चीज़ें जिस पे सूबों को अब काम करना होगा सीरियसली, क्योंकि अभी तक तो ये था ना कि फेडरल गवर्नमेंट जमा करके इंडिविजुअल पूल से सूबों को देती थी। सूबों के पास कोई इंसेंटिव नहीं था काम करने का या अपने लिए टैक्स जमा करने का। सिंध गवर्नमेंट के पास ये जो है GST ऑन सर्विसेज, ये एक बड़ा कराची शहर से उनको जमा हो जाता है। लेकिन इसके अलावा अगर आप देखें तो प्रॉपर्टी टैक्स पे भी बहुत काम होना बाकी है। एग्रीकल्चर टैक्स का इस दफ़ा भी बजट को 6-8 बिलियन रखा गया है। मकसद ये कि वो भी जमा नहीं करना। प्रैक्टिकली आप देखें ना, जिस मुल्क की 22%। लेकिन सर एग्रीकल्चर में हम कुछ देते भी तो नहीं है क्या? कोई सब्सिडाइज सेक्टर नहीं है एग्रीकल्चर का, कहाँ पे भी हो कोई? वो जो किसान बेचारा है सर, इंडस्ट्री को कौन सा मिल रहा है? हम तनख्वाहदारों का कौन सा मिल रहा है सब्सिडी? तो बात यह है कि टैक्स तो फिर भी हम लोग दे रहे हैं, तनख्वाह वाले भी दे रहे हैं, इंडस्ट्री वाले भी दे रहे हैं, तो एग्रीकल्चर भी दे। वो तो इनकम पे टैक्स है ना, सब्सिडी भी तो टैक्स नहीं है। तो सर खैर बातें तो बहुत हैं। थैंक यू सो मच अगेन। थैंक